सबसे पहले एवरीबॉडी वेलकम टू द शो। शायन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और जी बहुत बहुत आई शुक्रिया। थिंक ये आपका हमारे साथ ये आपका आई थिंक दूसरा ग्रैंड वेबिनार है, समथिंग लाइक दैट। मेरा ख्याल है तीसरा वेबिनार है, तीसरा तीसरा ग्रैंड वेबिनार। ओके। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि अमेरिकन इक्विटीज और स्टॉक्स में मुनाफाबख्श तिजारत कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है यूजुअली जो लाइक पाकिस्तानी ट्रेडर्स में इतना कॉमन नहीं है। हमने देखा है कि लोग इंडाइसिस तो ट्रेड करते हैं, जैसे S&P या डाउ जोन्स वगैरह के इंडाइसिस ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक का भी अभी मैंने एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया कि मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स को बहुत ज्यादा किसी को ट्रेड करते देखा। शायद आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से कि आपने पाकिस्तान में कितने लोगों को इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेड करते हुए देखा है? देखिए फॉरेक्स के मुकाबले में, करेंसीज के मुकाबले में, कमोडिटीज के मुकाबले में यूएस स्टॉक्स जो है मैंने बहुत ही कम देखा है। हाँ, ये है कि इंटरेस्ट लोगों को है, लेकिन लोगों को जनरली ये मालूम नहीं है कि स्टॉक्स का अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, स्टॉक्स कैसे ट्रेड की जाती है। ये इस बारे में आगाही जो है वो बहुत कम है, लेकिन लोगों का बहरहाल इंटरेस्ट है। और सो क्या ख्याल है, सब कुछ बताया जाए कि जी बिल्कुल, स्टॉक्स कैसे इंशाल्लाह। काम करते हैं या क्या एडवांटेज देते हैं। अच्छा, सबसे पहले शयन, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा, फिर मैं अपना एक्सप्लेन करूंगा। द वेरी स्टार्ट फ्रॉम लाइक हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं कि अमेरिकन, सबसे पहले सवाल ही पैदा होता है कि अगर ऐसे लाइक हम फॉरेक्स ट्रेडर हैं, ठीक है, जी तो हमें दूसरी मार्केट में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए? सबसे पहले like, स्टॉक की अगर बात हटा लें, हमें फॉरेक्स के अलावा दूसरी मार्केट में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए? क्या इस बात में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर हम स्टॉक की तरफ सबसे बढ़ेंगे। पहले तो बात यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हमें स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो है डाइवर्सिफिकेशन। आपको करेंसीज के साथ साथ, कमोडिटीज के साथ साथ आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपना जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड करना चाहिए, ताकि आप जो रिस्क है उसको आप मिटिगेट कर सकें आप। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है, ये सबसे बड़ी रीजन है कि आपको स्टॉक्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, करेंसीज और कमोडिटीज के अलावा। और क्या रीजन देखते हैं शायन के, मतलब जैसे हम एक अगर बात करें पर्सपेक्टिव एक फॉरेक्स ट्रेडर के हवाले से, कि डाइवर्सिफिकेशन के अलावा कोई आप ऐसा एज देखते हैं कि जो मतलब लाइक जैसे मिसाल के तौर पे फॉरेक्स मार्केट रेंजिंग मार्केट है, लेकिन अगर यही हम स्टॉक्स में देखें तो यूजुअली स्टॉक ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं। अगर लाइक S&P 500 का चार्ट आप देखें 100 ईयर्स का, तो वो ट्रेंडिंग में होता है। तो आपको लगता है कि क्योंकि आप माशाल्लाह, मैं सबको बताता चलूं, हमारे साथ जो शायान है ये माशाल्लाह CMT लेवल 1 है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। कॉन्ग्रेचुलेशन शायान। जी थैंक यू सो तो मच। चार्टिस्ट बहुत कमाल के हैं माशाल्लाह। तो इसी हवाले से मैं एक सवाल है मेरा कि जैसे मैं समझता हूँ कि फॉरेक्स क्योंकि एक रेंजिंग मार्केट है, राइट, 70-80% रेंजिंग करती है, तो स्टॉक्स में जो लाइक ट्रेंडिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस हवाले से टेक्निकल एज कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लाइक एक फॉरेक्स ट्रेडर को स्टॉक में जाके टेक्निकल एडवांटेज क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग और मार्केट स्ट्रक्चर? जी देखिए, हमें जो सीएमटी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, और दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है सीएमटी, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। अब सीएमटी की जो बुक्स हैं उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बड़ा ही ऑथेंटिकेटेड और बड़ा ही रिसर्च करदा जो मटेरियल है। इसके अंदर जो हमें सबसे बड़ी बात जो सिखाई गई है वो ये है कि नंबर 1 पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आती है वो ट्रेंड फॉलोइंग आती है। ट्रेंड फॉलोइंग जो स्ट्रेटजीज हैं ये नंबर 1 पर आती हैं, और ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है वो सबसे ज्यादा काबिल एतमाद समझी जाती हैं। अब जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग है, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग है, ये सेकंड नंबर पर आती है। तो ट्रेंड फॉलोइंग के अगर देखा जाए तो स्टॉक्स इसके लिए बेहतरीन जो है ना वो मार्केट है ट्रेंड फॉलोइंग के हवाले से। हाँ, काउंटर ट्रेंड या कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग जो है वो भी बेहतर है। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? ट्रेंड फॉलोइंग को हम यूं समझें कि ट्रेंड फॉलोइंग एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी गाड़ी है जैसे BMW या मर्सिडीज है, जिस पे ड्राइवर जैसा भी हो गाड़ी उसको लेकर चल पड़ेगी।
जबकि रेंज बाउंड जो ट्रेडिंग है, रेंज बाउंड या कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग जो है वो बड़ी मुश्किल ट्रेडिंग है। तो ये इसकी मिसाल ऐसे कि जैसे कि इसमें ड्राइवर जो है वो बड़ा तगड़ा होना चाहिए। ये दोनों ही काबिले एतमाद हैं, दोनों में ही कामयाबी मिलती है, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग जो है उसमें सिस्टम इतना जबरदस्त है कि ट्रेडर जैसा भी हो सिस्टम उसे ऊपर लेकर निकल जाएगा। तो इस लिहाज से जाहिर बात है जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेंड फॉलोइंग जनरली उनका जो ट्रेंड है वो ट्रेंडिंग मार्केट्स हैं, तो ये इसमें स्पेशल जो वो एज है। सही, तो मतलब बुनियादी तौर पे मैं यही जिस आपसे ही पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट एक बहुत टफ मार्केट है, बिकॉज रीजन इसके उसमें बहुत ज्यादा रेंजिंग है, और रेंजिंग के बाद अचानक लाइक ट्रेंडिंग होती है वो जो बहुत कॉन्सिस्टेंट नहीं होती है, अचानक मार्केट ब्रेकआउट करके निकलती है और फिर दोबारा रेंज करना शुरू कर देती है। यानी जो मोस्टली ट्रेडर फॉरेक्स में स्ट्रगल करते हैं या पैसा बनाने में उनको मुश्किल होती है, वो ये होता है कि ये रेंज फॉर्म करती है, रेंज फॉर्म के बाद अचानक ब्रेकआउट करती है। ऐसा नहीं है, जो जिनको महारत बहुत ज्यादा है वो तो डेफिनेटली फॉरेक्स में पैसा बना लेते हैं, लेकिन एक अगर समझ लें लेमन ट्रेडर कह ले या आप ये कह ले बिल्कुल एक न्यू भी, उसको मतलब आपका कहना है उसको स्टॉक में ज्यादा एडवांटेज रहेगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स, क्योंकि वो रेंजिंग मार्केट है, और यहाँ क्योंकि ये ट्रेंडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट ओपन होती है, उसके बाद यूजुअली एक ट्रेंड करते हैं, इसमें साइकिलिंग अच्छी होती है, इस वजह से भी हमें स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए। मतलब अब मैं ये समझाऊं जो आपने एक्सप्लेन किया। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जो फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटीज को भी हम तकरीबन इसी में ही लेते हैं। तो करेंसीज और कमोडिटीज के अंदर आपका जो सिस्टम है, हाँ कमोडिटीज में भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स बड़े अच्छे चलते हैं, लेकिन करेंसीज जो है ना वो इस तरह का सिस्टम है कि वो डिमांड करती है कि आपकी जो कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग है या रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, वो जो सिस्टम है वो बड़ा ही मजबूत होना चाहिए। तो जबकि स्टॉक्स जो है वो चूंकि ऑलरेडी अपने अंदर एक एज रखती है, तो वो ट्रेडर से ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, ट्रेडर से ज्यादा सिस्टम की डिमांड नहीं करती, जबकि फॉरेक्स जो है वो बड़ी जबरदस्त डिमांड करती है कि जो ट्रेडर है ना सिर्फ ये कि वो सिस्टम के अंदर बड़ा मजबूत होना चाहिए, बल्कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। ये बुनियादी फर्क मैं देखता हूँ इसमें स्टॉक्स और करेंसीज में। अब हम आते हैं शैन स्टॉक मार्केट का। जैसे हम पहले अपने ऑडियंस को मतलब मैं चाहता था कि हम ऑडियंस को एक्सप्लेन करें कि मतलब फॉरेक्स में चलते चलते अचानक स्टॉक में क्यों जंप करें, लाइक स्टॉक को क्यों शामिल करें। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और सीएमटी के हवाले से भी आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, जिससे मेरा नॉलेज भी बढ़ा कि सीएमटी में, क्योंकि मैं जस्ट सीएफए जो लेवल 1 अटेम्प्ट किया था, और सीएमटी इज समथिंग आई एम प्लानिंग फॉर फ्यूचर। तो लेकिन जैसे आपने इस चीज को सेकंड किया कि फॉरेक्स जो है वो एक रेंजिंग मार्केट है और इसे टफ मार्केट, राइट, इसको ट्रेड करना काफी टफ रहता है, जबकि स्टॉक्स जो हैं वो काफी ट्रेंडिंग होते हैं, और उसमें एक निस्बतन नया ट्रेडर या इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी ये बड़ा आसान होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स को ढूंढना। ठीक है, तो आज के प्रोग्राम में हम यही करने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में हम अपने ऑडियंस को, अपने एक्शन के क्लाइंट्स को भी, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बताने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे ली जा सकती है। अभी तो हम ये अब स्टैब्लिश कर लिया कि स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है, बिकॉज इसमें ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा, ट्रेंडिंग एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, इट्स मच इजियर टू फाइंड द ट्रेड। लेकिन अब हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट बुनियादी तौर पे है क्या, जो खास तौर पे नाम तो लोगों ने बहुत सुना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूएस की स्टॉक मार्केट के तारों से। देखिए अमेरिका में अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए ना, तो इसमें टोटल 4 बड़ी मार्केट्स हैं, जिसमें S&P 500 है, एंड S&P 500 बहुत बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट है। इवन इसका जो कैपिटलाइजेशन है, अगर आप लास्ट में कैपिटलाइजेशन भी देखें, इसका ये 40 ट्रिलियन तक गया है, और दैट्स मच बिगर देन यूएस इकोनॉमी इटसेल्फ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो सिर्फ लाइक 25 ट्रिलियन के करीब है। S&P 500 उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, 40 ऑलमोस्ट ट्रिलियन के कैपिटलाइजेशन से। तो S&P 500 जिसे हम एक्सएम के जो एम्प्टी4 है उसमें हम US 500 के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, और इसको मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट्स भी कहा जाता है। मदर इस वाले से कहा जाता है, इसका कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन। जब मैंने कहा 40 ट्रिलियन, इवन जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस इटसेल्फ 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 25 ट्रिलियन उनका जीडीपी है। तो उस अगर बैकग्राउंड में देखें तो S&P 500 तकरीबन 40 ट्रिलियन तक जा चुकी है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन, अच्छा
यहाँ पर मैं शायद एक से आपसे और सवाल पूछना चाहूंगा, कैपिटलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स टॉकिंग टू लाइक मार्केट, एक मार्केट में बात कर रहे हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, कैपिटलाइजेशन आपके ख्याल में कितनी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ सीएमटी, कि कैपिटलाइजेशन क्या किरदार अदा करती है? देखिए, कैपिटलाइजेशन जो है वो एज सच सीएमटी का सब्जेक्ट नहीं है। सीएमटी में ज़ाहिर बात है ज्यादा जो एम्फेसिस है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ये नहीं देखता कि मार्केट कौन सी है, वो कि उसकी कैपिटलाइजेशन क्या है, और चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो फॉरेक्स करेंसीज हो, या चाहे वो कमोडिटीज हो, या क्रिप्टो करेंसीज हो। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किसी भी मार्केट के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी भी मार्केट के ऊपर उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इस चीज को मद्देनजर नहीं रखता बुनियादी तौर पर। सही। अच्छा, कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए ना, तो कैपिटलाइजेशन इस हवाले से जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताऊं या अपने नाज़रीन को बताऊं, कैपिटलाइजेशन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी मार्केट की अगर कैपिटलाइजेशन यानी उसमें ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा ना, तो वो काफी हद तक स्टेबल मार्केट होती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। लाइक आप बहुत बड़े पैसे के साथ काम करना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा बहुत बड़ा है, तो वो उस मार्केट में आप काम कर सकते हैं बगैर उसको डिस्टर्ब किए, वरना आपको पता लार्ज जब ऑर्डर्स आते हैं मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट को बहुत हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन का जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ, इसको मैनिपुलेट करना काफी मुश्किल होता है, तो इतना ज्यादा पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है, इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है कि कोई भी सिंगल पार्टी के लिए, सिंगल एंटिटी के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको उसको मैनिपुलेट करना। तो लाइक मैं जिस नजर से देखता हूँ कि यार किसी भी मार्केट में कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो पहला जो एस्पेक्ट मुझे मिलता है वो मिलता है कि आप उसको मैनिपुलेट इतनी इजीली नहीं कर सकते, कोई ग्रुप मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ फेयर प्ले होगा, फेयर प्ले ग्राउंड होता है। तो सबसे पहले तो लाइक जैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट के तारुफ में अगर हम बात करें, तो एसएनपी की कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है, अमेरिकन की जीडीसी पे भी, इसलिए इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्या आपको ये जो है वो सोचना, दूसरी अगर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात की जाए, बड़ी शैलो मार्केट है, ठीक है, मैनिपुलेशन का खतरा हमेशा रहता है, हमेशा खतरा। यानी हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि यार ऐसा तो नहीं कि इसको बहुत हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर हमें पता बड़ी फेयर मार्केट है और मैनिपुलेट तो नहीं किया, तो ऊपर से ट्रेंडिंग भी हो, तो डेफिनेटली उसकी जो अट्रैक्शन उस मार्केट की बढ़ जाएगी। अच्छा, S&P 500 में अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज का जो मुश्तरका परफॉर्मेंस दिखाई जा रही होती है, उनका इंडेक्स होता है। इन स्टॉक्स को इंडिविजुअल भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमारे पास एक्सएम हमें दोनों सूरतों में, ट्रेडिंग के हवाले से भी, अभी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेडिंग के हवाले से भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी सॉल्यूशंस लेके आया जो जिसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी इस S&P 500 को भी ट्रेड कर सकते हैं, US 500 जिसे कहते हैं, और इसके इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी फिर यहाँ की एक बहुत बड़ी जो S&P 500 का बड़ी मार्केट है, उसको नैस्डैक कहा जाता है, नैस्डैक 100। नैस्डैक 100 क्या है? ये बुनियादी तौर पे इसमें टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स बहुत ज्यादा, गूगल, याहू, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट नेम इट, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं ये इसमें नैस्डैक 100 में बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप लेट्स से कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप अक्सर देखेंगे अब जैसे फॉर एग्जांपल ओपन एआई है जिसने चैट जीपीटी आपने सुना होगा, तो चैट जीपीटी के ऊपर एक रेस लग गई है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में, और उसमें डेफिनेटली जो कामयाब जा रहा है उसका स्टॉक जो उस कामयाबी को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो खास तौर पे नैस्डैक 100 में हम तब इंटरेस्टेड होते हैं जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, कोई कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है, तो उस कंपनी में डेफिनेटली अगर वो लार्ज कैप स्टॉक होगा, जैसे एप्पल की तरह है, गूगल की तरह है, तो उसमें वो चीज हमें नैस्डैक 100 में नजर आती है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल हवाले से बात की जाए, जैसे मैंने भी जिक्र किया चैट जीपीटी आ रहा है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है। तो जो कंपनीज इनको पहले अडॉप्ट करेंगी इन टेक्नोलॉजी को, उनके मतलब ये वैल्यू उनके स्टॉक्स में हमें नजर आएगी। तो उस हवाले से हमारी दूसरी जो अमेरिका की बड़ी स्टॉक मार्केट है नैस्डैक 100, जिसमें टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी कंपनीज को वो इंडेक्सिंग करता है, यानी उनकी जो मुश्तरका परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है। एक्सएम के MT4 में इसको US 100 के नाम से जाना जाता है, नैस्डैक 100। फिर तीसरी कंपनी हम बात करते हैं
अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में, वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल। ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कंपनीज हैं 30 कंपनीज का ये उनका इंडेक्स दिखाता है। इसको US 30 के नाम से हम जानते हैं, MT4 में और MT5 में US 30 के नाम से जानते हैं। और इसमें इंडस्ट्रियल रिलेटेड कंपनी जैसे लाइक कैटरपिलर वगैरह हैं, ये जो कंपनीज में होती हैं। चौथा जो स्टॉक मार्केट है वो यूएस में रसल 2000, जिसको US 2000 के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। रसल बुनियादी तौर पे लो कैप स्टॉक्स, यानी ऐसी जो जिनका कैपिटलाइजेशन बहुत लो होता है। रसल 2000 में आप कह सकते हैं कि 2000 कंपनीज हैं, उनके स्टॉक होते हैं जिनके बहुत ही लो कैप में काम कर रही होती हैं कंपनी, इनका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होता। तो उसको वो जो है वो रसल 2000 के उसके इंडेक्स में वो 2000 कंपनीज होती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अमेरिकन मार्केट का तारुफ है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट का, जिसमें हमारे पास S&P 500 है नंबर 1, जो कि ओवरऑल की 5 बड़ी कंपनीज का स्टॉक इंडेक्स है। फिर हमारे पास नैस्डैक है जो कि टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनी का इंडेक्स है। उसके बाद हमारे डाउ जोन्स जो 30 इंडस्ट्रियल कंपनीज का इंडेक्स है, और फिर हमारे पास रसल 2000। तो ये बुनियादी तौर पे 4 जो अमेरिकन इंडाइसेस हैं, अगर हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट की बात करें। ठीक, अब हमारा अगला जो लर्निंग आउटकम्स है कि अमेरिकी जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसके अवामिल, डिफरेंट अवामिल किस तरह इस पर असरअंदाज होते हैं। शायद इस पे अगर आप कुछ बात करना चाहें कि अमेरिकन इकोनॉमी के डिफरेंट अवामिल किस तरह इस पर असरअंदाज होते हैं, या आप उनको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, जो अमेरिकन इकोनॉमी है, खासतौर पर जो फंडामेंटल एनालिसिस है, चूंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मेरा ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा टेक्निकल ज्यादा मेरी जो फील्ड है वो है, लेकिन बहरहाल इकोनॉमी जो है वो असरअंदाज होती है। यूएस अभी तो जिस तरीके से स्टॉक्स चल रही है और खासतौर पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको देखते हुए ये जो अभी वक्त है, ये काफी अच्छा वक्त है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक्त जो है। बाकी मेरे ख्याल आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं फंडामेंटल्स के हवाले से। जी हाँ जी, शैन मैं आपका फीडबैक, क्योंकि मुझे पता है माशाल्लाह आपके टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग हैं, और दूसरी तरफ मेरा फंडामेंटल फोकस बहुत ज्यादा था यूएस इकोनॉमी में, तो उस हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि आपके अच्छा यूएस अगर इकोनॉमी की बात करें तो यूएस जो मतलब हर मुल्क की इकोनॉमी उसकी स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज होती है। और अगर ट्रेडर, खास तौर पे ट्रेडर यानी जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, वो जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जाना चाहें तो उनको अगर ब्रॉडली स्पीकिंग यानी बात की जाए तो क्या उनको देखना चाहिए। इसमें हम एक्सएम की तरफ से हर संडे को एक वेबिनार लेके हाजिर होते हैं, जिसमें मैं पहले 1 घंटे में इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी में, स्पेसिफिकली यूएस इकोनॉमी को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो खासतौर पर वो लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप संडे का हमारा 8 बजे जो वेबिनार स्टार्ट होता है जरूर अटेंड करें, क्योंकि 8 से 9 मैं उसमें सारे फंडामेंटल एक्सप्लेन करता हूँ जो भी हम आपको यूजुअली बताने भी जा रहे हैं। और उससे ये होगा कि इस वक्त इकोनॉमी कहाँ पर खड़ी है, यूएस इकोनॉमी जिसकी जो मतलब हमारा मेन फोकस रहता है, यूके की इकोनॉमी क्या है, यूरोपियन इकोनॉमी कहाँ खड़ी हुई है, और इस तरह इनकी इकोनॉमी में किस तरह स्टॉक मार्केट मतलब फॉरेक्स मार्केट के साथ किस तरह स्टॉक मार्केट को ये इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप यूजुअली ग्रैंड वेबिनार तो हम 3-4 महीने में एक दफा करते हैं, लेकिन वो एवरी संडे, हर महीने के पहले 3 संडे में होता है। तो जो भी देख रहे हैं उनको खास तौर पे ये चाहिए, अगर तो फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ भी आना चाहते हैं, तो संडे को जो प्रोग्राम आता है 8 बजे हर महीने के पहले 3 संडे, उसको जरूर अटेंड करें। उसके लिए बस आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपको एक्सएम का अकाउंट होल्डर होना होगा। एक्सएम का अकाउंट बनाएं, उसको वेरीफाई करा के, और आप वो प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। तो अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे लर्निंग आउटकम के ऊपर कि अमेरिकन इकोनॉमी के अवामिल किस तरह इस मार्केट पर असरअंदाज होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो अगर बात की जाए ना कि इकोनॉमी किस तरह असरअंदाज होती है किसी भी स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो इस पर हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने जो नाजरीन है उनकी आसानी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट मेक श्योर, मैं दिखाना चाहूंगा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग? शायद मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी
जी आ रही है। आ रही? ओके, ना जस्ट मेक श्योर कि एवरीबॉडी कैन सी इट। हमारे जस्ट मेक श्योर कि यू यूट्यूब पे भी हमारी स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो रही है। जस्ट में, हाँ जी, अच्छा। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबको कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे अभी शायन ने भी एक्सप्लेन किया कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, राइट। फॉरेक्स एक रेंजिंग मार्केट है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हमें एज रहता है कि इसमें ट्रेंड बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे शायन ने एक्सप्लेन किया। दूसरा, बड़ी हाई कैप मार्केट्स हैं, तो इसलिए मतलब आप लार्ज कैप में अगर काम करें तो इतना आसान नहीं होता उसको मैनिपुलेट करना, और उसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, वो मेथड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स, क्योंकि फॉरेक्स एक टफ मार्केट है और स्टॉक उसके मुकाबले में आसान मार्केट है। तो जब स्टॉक मार्केट की बात कीजिए और खासतौर पर अमेरिकन स्टॉक मार्केट की, तो इसमें आपको एक चीज तो सीखनी पड़ेगी कि बुनियादी तौर पर एक इकोनॉमी कैसे काम करती है, क्योंकि अगर उसके फेजेस आपको मालूम होंगे ना, तो उन फेजेस को आप फिर डिटेक्ट भी कर पाएंगे, यानी आपको फेज पता है इकोनॉमी इस वक्त किस फेज में चल रही है, ठीक है। और उनको पहचानना कैसे है, यकीनन फेज के बारे में जब आपको मालूमात होंगी, जब आप नॉलेज हासिल करेंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि उनके जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उनके थ्रू हम फेजेस को कैसे पहचानते हैं, राइट। और जब फेज पहचान लेते हैं, देन डेफिनेटली फिर हमें पता होता है कि इस फेज में कौन सा स्टॉक अच्छा काम करेगा। तो इसलिए अगर थोड़ा सा आपको मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी का आइडिया हो कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, देन डेफिनेटली आप उसके फिर फेजेस डिटेक्ट करते हैं, वो हम संडे में बता रहे होते हैं। फेज डिटेक्ट करके देन आपके पास एक सेक्टर आ जाता है कि यार इस सेक्टर पे अगर हम अभी ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें तो हमारा एज प्ले आउट होगा, जो इंफॉर्मेटिव एज है आपका इकोनॉमी के हवाले से। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कि इसको हम किस तरह देखते हैं, ठीक है। सवाल अभी हम लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन इस प्रोग्राम का हमने काफी लार्ज रखा है, क्योंकि हमें पता है बहुत बहुत ब्रॉड ऑडियंस है। तो हम तकरीबन 8:15 बजे 8:15 के ऊपर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करेंगे। तो अभी प्लीज अपने क्वेश्चन होल्ड रखिएगा और 8:15 बजे हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी जस्ट गौर से अपने स्क्रीन देखनी है, मुझे सुनना है, ताकि आपको मालूमात हो कि अगर स्टॉक मार्केट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसके बहुत वैलिड रीजन है आपको क्यों इंटरेस्ट आना चाहिए, और किस तरह से एक्सएम अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करेगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो आप जरा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि हमें बिजनेस साइकिल की मालूमात होनी चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी हो या किसी मुल्क की इंडिविजुअल इकोनॉमी हो, वो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है, और फेजेस क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें या इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात करें, उसके टोटल 4 फेजेस होते हैं, 4 फेज से गुजरती है। अक्सर आपने ये डायग्राम बना हुआ देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करके बना दूं ताकि आप लोगों को और एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। ये डायग्राम आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, मुख्तलिफ आलाम से। तो अगर इकोनॉमी की बात की जाए ना, कि ग्लोबल इकोनॉमी या पर्टिकुलर यूएस इकोनॉमी की बात करेंगे, तो वो 4 फेजेस से गुजरती है। इस फेज को कहते हैं ट्रफ, ठीक है, ये ट्रफ कहलाता है, राइट। और ये जो फेज है, ये वाला फेज, ये कहलाता है एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। इस फेज को हम कहते हैं पीक, और ये वाला जो हमारा फेज है ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम रिसेशन भी कहते हैं, और जो बिल्कुल अभी हमारे सर पे मंडला रहा है। तो उस हवाले से भी थोड़ा बात करेंगे कि अभी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और ये क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं तो पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ एट दिस मोमेंट इस एनवायरमेंट में, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन या इसको रिसेशन भी कहते हैं। होता क्या है, जिस तरह एक इंसान अगर वर्कआउट करे, लाइक
रनिंग करे तो एक मरहला होता है कि जब वो तेज दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, तेज दौड़ना शुरू करता है। उस हवाले से हम कह सकते हैं कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स जब बहुत अच्छी जा रही होती हैं, कब जारी होती है, जब इकोनॉमी बहुत तेजी से दौड़ रही होती है, उस फेज को एक्सपेंशन फेज कहा जाता है। फिर दौड़ते दौड़ते एक मरहला आ जाता है कि हम वो इंसान अपनी पीक पे पहुंच जाता है, यानी उससे आगे वो अपना एक्सेलरेट नहीं कर पाता, तो उसको पीक कहते हैं। और जब वो स्लो हो जाता है, यानी बहुत बिल्कुल स्लो होना शुरू हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन स्पीड स्लो हो जाती है। और जब वो थक हार के बैठ जाता है और अपनी एनर्जी रिगेन करता है, दैट इज ट्रफ, वो ट्रफ कहते हैं। अच्छा, हमें सबसे पहले इकोनॉमी में अगर स्टॉक मार्केट की पर्टिकुलर बात करें, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि मैं अब बात करूं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इसमें ट्रेडिंग में तो हमें इतना शायद ज्यादा ना देखना पड़े, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सएम इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस भी लेके आता है अपने क्लाइंट के लिए, तो उस पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे कि एक्सपेंशन कब होता है। एक्सपेंशन बुनियादी तौर पे होता क्या है कि अमेरिकन इकोनॉमी में जो है उनका जीडीपी बढ़ रहा होता है, ठीक है, जीडीपी उनका ग्रो कर रहा होता है, हर साल जीडीपी ग्रो कर रहा होता है। उसमें कंपनीज जो है वो ग्रो कर रही होती हैं, नए प्लांट्स लगा रही होती हैं, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, लोगों की जेब में पैसा आता है, थोड़ा सा लाइक इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होता है, और कर्जे सस्ते मिलते हैं, जॉब्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, कंपनीज ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। इस फेज को एक्सपेंशन कहते हैं। हम पहचानते कैसे? वेरी सिंपल, हम जीडीपी को देख के पहचान लेते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को देख के पहचान लेते हैं कि यार एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पहले से जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जीडीपी ऑफ कोर्स ग्रोथ का इंडिकेटर है, और उसके अलावा प्रोडक्शन के इंडिकेटर्स हम देख रहे होते हैं। और खासतौर पर यूएस इकोनॉमी की बात की जाए तो जीडीपी 70% जो है वो यूएस कंज्यूमर बेस्ड है, यानी अमेरिकन कितना पैसा खर्च करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं छोटा छोटा करके बताऊंगा ताकि हम उससे रिलेट कर सकें कि हम कैसे हम मतलब मैं कैसे पहचान रहा हूं कि इस वक्त किस स्टॉक्स में सरमायाकारी या ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर है। तो एक्सपेंशन फेज में ही सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही होती है और एक्सपेंशन फेज में होती है। और ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस टाइम में जैसे अभी शायन ने बात की, मार्केट ट्रेंड कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी दौड़ते 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 ग्रो करते 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 एक वक्त आता है इकोनॉमी अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेती है। फिर उससे ज्यादा इकोनॉमी, किसी या यूएस इकोनॉमी बात करें, उससे ज्यादा यूएस इकोनॉमी के पास कुछ ऐसा बचता ही नहीं कि वो उसको यूटिलाइज करके फर्दर आगे जा सके, ठीक है। तो वो पीक पे क्या होता है, पीक के इंडिकेटर्स हमें कैसे पता चलते हैं कि जीडीपी मजीद ग्रो होना बंद हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, बेरोजगारी जो है वो ना होने के बराबर होती है, यानी कोई बंदा ही नहीं होता। मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं और कंजप्शन भी हर चीज पीक आउट कर चुकी होती है, यानी अपने मैक्सिमम पे होती है। अब जब हर चीज अपने मैक्सिमम पे होती है तो वहां से वो मजीद ऊपर नहीं जा पाती। जैसे मैंने बिल्कुल कहा ना कि हम कोई भी अगर वर्कआउट भी कर रहे हैं तो एक लिमिट आएगा, हम अपने पीक पर होंगे और वहां से हम ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। हम अपने जिस्मानी ताकत को पूरी तरह से यूज कर चुके होंगे, इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो ये वो इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज यूज कर लेती है, पीक आता है और पीक के बाद फिर शुरू होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन अभी अगर यूएस इकोनॉमी बात की जाए तो तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, यानी इस वक्त मेरे हिसाब से हम यहां पर कहीं पर मौजूद हैं। इस वक्त हम ऑलमोस्ट यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाती है। लास्ट टाइम हमने देखा बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गई, उसके बाद जीडीपी गिरना शुरू हो जाता है। हमने रियल जीडीपी गिरना शुरू हो जाता है, रियल जीडीपी भी इस वक्त नेगेटिव चल रहा है अमेरिका का। कंजप्शन कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, ये सारी चीजें जो है वो कम हो जाती हैं और उस पर कॉन्ट्रैक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि तबाही आ गई है, इकोनॉमी खत्म होने वाली है, सब चीजें गिर रही हैं, ये पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे अब भी यूएस में आपने देखा 2 बैंक्स जो है वो ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर गए और इसके अलावा
बैंक्रप्सीज फाइल्स हो रही हैं, तो वो हम यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऐसा महसूस होता है कि सब चीजें बस खत्म हो रही हैं, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक फेज आता है कि मजीद बर्बादी होना बंद हो जाती है और इकोनॉमी जो है वो रीसेट होना शुरू होती है, ठीक है। शैन जस्ट वांट टू चेक कि आप हमारे साथ ही हैं? जी जी, मैं आपके साथ ही हूँ। ओके। तो हर चीज तबाही की तरफ होती है, हमें लगता है अभी अभी वो तबाही शुरू तकरीबन होने लगी है या हो चुकी है, ये कह सकते हैं। वो तबाही तकरीबन शुरू हो चुकी है। अभी आने वाले कुछ महीनों में आपको लगेगा बड़ी बुरी खबरें मिलेंगी। अमेरिका की स्टॉक मार्केट प्लंज कर रही है और हर चीज गिर रही है, कंपनीज बैंकक्रप्ट हो रही हैं, बैंकक्रप्सी तो खैर शुरू हो चुकी हैं। और ऐसा महसूस होगा, अगर आप ट्रेडिंग में नहीं है तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सब तबाह हो रहा है, अमेरिका तबाह हो रहा है, ठीक है। सब कुछ लोग बेरोजगार हो रहे होंगे, नए घर के मॉर्गेजेस बंद होंगे, क्रेडिट बंद होंगे, लोग पर्सनल बैंक डिफॉल्ट करेंगे, कंपनीज बैंक डिफॉल्ट करेंगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, इकोनॉमी के जो कॉन्फिडेंस इंडिकेटर कम आ रहे होंगे। ये सब अभी होने जा रहा है और ये हम संडे को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो है वो एक मरहला आता है ट्रफ, ठीक है। ट्रफ का जो मरहला आता है फिर मजीद बर्बादी होना बंद हो जाती है और उसके बाद यूजुअली कहा जाता है कि 5 फेज हैं, इसको रिकवरी का कहा जाता है, बट एक्चुअली 4 है, ठीक है। इसको रिकवरी कह सकते हैं, ऐसे रिकवरी स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, जब एक दफा जो वीक प्लेयर्स होते हैं मार्केट से आउट हो जाते हैं, जो कमजोर कंपनीज होती हैं वो जो है वो मतलब बैंकक्रप्ट होकर मार्केट से बाहर जा चुकी होती हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बचते हैं, जो खासतौर पे जिन कंपनी के पास कैश बहुत अच्छा होता है, कर्जे बहुत होते हैं, वो कंपनीज रोकती हैं और फिर से एक एक्सपेंशन फेज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे ये इकोनॉमी के 4 साइकिल होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में, स्पेसिफिकली अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो ये आपको छोटा सा डायग्राम अपने जहन में रख लें, ठीक है। इनको हम गाहे बगाए एक्सप्लेन भी करते रहेंगे प्रोग्राम्स में, छोटा सा। और फिर ये सीखें कि हम ट्रफ को कैसे पहचान सकते हैं, एक्सपेंशन को कैसे पहचान सकते हैं, पीक को कैसे पहचान सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन को कैसे पहचान सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने इसको पहचान लिया, ठीक है। पहचानने के बाद अगला मरहला आता है कि हमें पता लग गया एक फेज है। अब इस फेज में हम किस स्टॉक में सरमायाकारी करें, तो मैं सीधा आऊंगा जंप मार के, हम अभी जहां पे चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन में, अभी तकरीबन रिसेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है अमेरिकन इकोनॉमी में, और अमेरिकन इकोनॉमी में जीडीपी भी नेगेटिव जा रहा है, उनका ग्रोथ, उनका हर चीज नेगेटिव हो रही है, और खासतौर पे उनका जो उनके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ने संभाल के रखा हुआ था वो भी डिक्लाइन पर जाना शुरू हुआ है। तो अगर ये कॉन्स्टेंटली रहता है तो सब कुछ मतलब आप देखोगे दर 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 गिरता हुआ है। यहाँ पे हम क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें, एक तो अगर आप सीएफडीज में ट्रेड कर रहे हैं, यानी जो इंडाइस में ट्रेड कर रहे हैं, सिंपली उनको सेल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा मौका है, यानी उनकी जनरल डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो आप क्या करेंगे, उसको पुल बैक के ऊपर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक के ऊपर आप सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। किसमें? यूएस 500 में, यूएस 100 में, नेस्डेक में, और यूएस 30 में, राइट। ये 3 में आप इस इन्वायरमेंट में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक्स के ऊपर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है फेजेस को जानने का, यानी इस फेज को। तो कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, बुनियादी तौर पे क्या हमारा जो लर्निंग आउटकम सेकंड है वो हमें बता, हमसे ये पूछता है, या हम आपको सिखाएंगे उसमें कि अमेरिकन इकोनॉमी के जो मुख्तलिफ अवामिल हैं वो स्टॉक मार्केट कैसे कैसे असरअंदाज होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तकरीबन हर चीज गिरेगी अगर इंडाइसेस के हवाले से बात की जाए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सीएफडीज में आप सेल ट्रेड ले सकते हैं, जो कि बेस्ट वे है। तो यानी ये अब आजकल कर सकते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट टिप मारती है और पुल बैक करती है तो आप उसे सेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, कौन सी कंपनी ऐसी होंगी जो इस एनवायरनमेंट में कम मुतासर होंगी, उनमें हम फिर स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स में आ जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर में। एक सेक्टर जिसको कंज्यूमर स्टेपल कहा जाता है, वही तेल साबुन बेचने वाले होते हैं ना, साबुन बेचने, तेल, कंघी और टिश्यू पेपर, और यानी हमारी रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की चीजें, ठीक है, टूथपेस्ट, ये वो।
कि कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं, इनमें रिसेशन में काफी स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि लोग बाकी चीजें खरीदना छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो खरीदते हैं, तो जरूरत जिंदगी है ना, ये खरीदते हैं। तो कंज्यूमर स्टेपल्स जो होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जैसे वॉलमार्ट वगैरह हैं, ऐसी जो भी रिटेलर्स जो हैं, और उनमें उनके स्टॉक इसमें ज्यादा मुतासिर नहीं होते रिसेशन में, बाकी बुरी तरह गिरते हैं। अच्छा, दूसरा फिर हम बात करेंगे और कंपनीज, खासतौर पे जो टोबैको वाली कंपनीज हैं वो बहुत कम गिरती हैं टोबैको वाली कंपनीज में। इसके अलावा टोबैको के अलावा और जो कंपनीज होती हैं वो इसमें टोबैको के अलावा जो कंपनीज होती हैं जिन पे कर्जा कम होता है, जिनमें कैश जिनके पास ज्यादा होता है, ये कंपनीज जो हैं ये बहुत कम इनके स्टॉक गिरते हैं ना। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, ये सेक्टर ऐसे होते हैं, यानी अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या आप वाकई करना चाहते हैं तो इन सेक्टर में, कंज्यूमर स्टेपल में करें, टोबैको में मजहब के हवाले से देखा जाए तो शायद वो हलाल ना होगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो टोबैको में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में, और वो कंपनी जिनके पास कैश जो है स्ट्रैप है, कर्जा कम है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही ये कंपनीज गिरना बंद करती हैं, देन टाइम आता है इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए एक्सिम एक स्पेशल अकाउंट लेके आया, और ये अकाउंट हम अभी थोड़ी देर में शायान से कुछ क्वेश्चन हम मजीद करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा वो अकाउंट कौन सा है, कि आप पाकिस्तान में अब रहते हुए कि किस तरीके से अमेरिकन मार्केट में इस फेज में जंप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक्सपेंशन का फेज चलता है, जो तकरीबन 4 से 5 साल चलता है, और ये टाइम अभी आने एनीवे। अच्छा, मैं फिर आपको बता रहा था कि जो इस फेज में जो एक्सपेंशन फेज होता है, इसमें तकरीबन हर कंपनी ग्रो कर रही होती है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग आ रही होती है, ठीक है। तो एक्सपेंशन फेज जब स्टार्ट होगा, हम आपको संडे वेबिनार बताएंगे। अभी हम यहाँ पर ऑलमोस्ट हैं और तकरीबन सब चीजें गिर रही हैं। आप स्टॉक इंडाइसेस को सेल की ट्रेड ले सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। जब यहाँ पर पहुंचेंगे हम, तब भी आपको बताएंगे। ये बड़ा अच्छा टाइम होगा कि एक्सएम की जो शेयर अकाउंट है उसको यूटिलाइज करते हुए, भी मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, यूटिलाइज करते हुए आप इसमें इन्वेस्ट करें। एक्सपेंशन में फिर क्या होगा, जब से शायन बात कर रहे थे, हर चीज ट्रेंड करती है, हर चीज ट्रेंड करेगी इसमें, और जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं ग्रो करेंगी, और तकरीबन 4-5 साल तक चलता है। तो अभी जैसे सवाल पूछा, सवाल हम आखिर में लेंगे वैसे, लेकिन फायदा क्या होता है कि ट्रेंडिंग चलती रहेगी, और ये चीजें पीक तक चलती हैं। तो ये इकोनॉमी के फेजेस होते हैं जिसमें जो है वो जो मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर, जस्ट 1 मिनट, हाँ, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए ट्रफ, एक्सपेंशन, पीक और कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू हो रहा है। नहीं भी पता तो परेशान मत होइएगा। हमारे संडे वेबिनार स्टार्ट करें, उसमें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, को बताता हूँ कि आपने कब, क्या, कहाँ, कैसे ट्रेड करना है। जी, तो शायद ये था हमारा जो है वो यूएस इकोनॉमी कैसे इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट में, कैसे ट्रेड करना चाहिए। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं ताकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो है वो जो अपने हमारे ऑडियंस के साथ। अच्छा शायद मुझे आप थोड़ा ये बताएंगे कि स्टॉक मार्केट के, क्योंकि आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस और करेंसी के टेक्निकल एनालिसिस में कोई फर्क, क्या फर्क है? देखिए, स्टॉक्स के, करेंसीज के, कमोडिटीज के जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क आता है स्ट्रेटजीज में, टेक्निक्स में। करेंसीज में आमतौर पर जो स्विंग ट्रेडिंग है, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग है, वो बड़ी कामयाब होती है। लेकिन कॉन्ट्रेरियन या स्विंग ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग सिस्टम, टेक्निक है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और खासतौर पर जो डिस्क्रिशनरी सिस्टम है वो बड़ा कामयाब रहता है। जबकि स्टॉक्स में एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ट्रेंड फॉलोइंग, और ट्रेंड फॉलोइंग में मैकेनिकल स्ट्रेटजीज बहुत कामयाब रहती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि मैकेनिकल और डिस्क्रिशनरी में क्या फर्क है ऑडियंस के लिए। मैकेनिकल स्ट्रेटजी या वो जो टेक्निक्स होती हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जिसमें आप अपना जहन इस्तेमाल नहीं करते, आपके जज्बात जो हैं वो उस पर असरअंदाज नहीं होते, और आपका अपना कोई फैसला उस पर असरअंदाज नहीं होता। मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, आप एक मर्तबा कोई फार्मूला, कोई टेक्निक, कोई स्ट्रेटजी लेकर उसको बैक टेस्ट करके फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आप अपना जहन उसमें इस्तेमाल नहीं करते। इसको बोलते हैं मैकेनिकल। जबकि दूसरी साइड पे जो डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी जो सिस्टम है, उसमें आपका तजुर्बा, आपकी आंख, आपकी नजर कितनी तेज है, टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से प्राइस एक्शन, मेनली तौर पर जो प्राइस एक्शन है वो इसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस
और ट्रेंड लाइंस, चैनल्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स के जो डाइवर्जेंस वगैरह जो हैं, और इसके अलावा एलियट वेव एनालिसिस, फिबोनाची, ये सब चीजें जो है ये प्राइस एक्शन में आती हैं, और प्राइस एक्शन मेनली डिस्क्रेशनरी में आता है। तो अब ये जो डिस्क्रेशनरी सिस्टम्स जो हैं ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं करेंसीज में, जबकि क्रिप्टोस में और स्टॉक्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें डिस्क्रेशनरी में स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, जो काउंटर ट्रेंड या रेंज बाउंड जो सिस्टम्स है, वो बड़े अच्छे काम करते हैं। अब मैं आता हूं स्टॉक्स में। स्टॉक्स में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता है, और ट्रेंड फॉलोइंग में ब्रेकआउट सिस्टम्स हैं, उसमें जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है स्टॉक्स का, ये स्टॉक्स में ट्रेंड फॉलोइंग के साथ जो मैकेनिकल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, इसके अंदर ट्रेडर को या इन्वेस्टर को अपना जहन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि मैकेनिकल जो फार्मूला है वो खुद आपको बता देगा अब ये वक्त आ चुका है बाइंग का, अब ये वक्त आ गया है प्रॉफिट लेने का, अब ये वक्त है कि आर्जी तौर पर थोड़ा लॉस ले ली जाए। ये जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपका जो तजर्बा या जहन है उसको इस्तेमाल नहीं होने देगा, ये सिस्टम खुद आपको लेकर चलेगा। तो ये बुनियादी तौर पर सिस्टम्स में फर्क है। हाँ, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तमाम पर एप्लीकेबल है, तमाम पर यकसा उसका जो है ना वो अप्लाई होता है। अच्छा, अगर हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम एक ही स्ट्रेटजी में स्टॉक भी और कमोडिटीज भी और मतलब करेंसी क्या सब शामिल कर सकते हैं अगर हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं? मैं आपका सवाल समझा नहीं, दोबारा बताइएगा जरा। अगर हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो, क्या उसमें हम स्टॉक्स, करेंसीज और कमोडिटीज एक साथ शामिल कर सकते हैं, यानी एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में? नहीं, इसकी जो अप्रोच होगी वो यूं होगी कि आपका पोर्टफोलियो क्या है। हम इसको पोर्टफोलियो की तरफ से अप्रोच करेंगे कि देखें अब जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छा, मार्केट्स आप कुछ में भी दिखाना होती है। चाहें तो मैं स्क्रीन आपको दे दूंगा। अगर आप कुछ दिखाना चाहें तो मैं स्क्रीन आपको दे दूंगा। अगर आप कुछ स्क्रीन पे शो करना चाहें तो मैं स्क्रीन दे दूंगा। मैं पहले ये जी श्योर मैं पहले ये थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि एक है डाइवर्सिफिकेशन मार्केट्स की, जैसे आपने स्टॉक्स में भी किया, आपने करेंसीज में भी किया, आपने कमोडिटीज में भी किया, आपने क्रिप्टोस में भी किया। ये होगी मार्केट्स की डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन में हमेशा नॉन को रिलेटेड मार्केट्स होती हैं जो एक साथ ऊपर नीचे नहीं होती, या फिर ऑपोजिट भी नहीं चलती। जैसे गोल्ड और यूएस डॉलर इंडेक्स को कभी भी हम एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे। हम एक पोर्टफोलियो में गोल्ड और यूएस डॉलर इंडेक्स को इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो होगी मार्केट्स की डाइवर्सिफिकेशन। अब एक डाइवर्सिफिकेशन होती है स्ट्रेटजीज की। अब जो स्ट्रेटजीज की डाइवर्सिफिकेशन है उसमें बहुत मुमकिन है कि एक ट्रेडर जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग को भी लेकर चले, वो स्विंग को भी लेकर चले, वो स्कैल्पिंग को भी लेकर चले, और वो इंट्राडे को भी लेकर चले। वो चारों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए, अपने स्ट्रेटजी का जो पोर्टफोलियो है उसका हिस्सा बनाए। तो बहुत बेहतरीन होगा कि अगर एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करे और स्टॉक्स में भी करे, उसको चाहिए कि अपना कुछ जो सरमाया है वो करेंसीज में लगा रहा है, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी मुख्तस की है वो उसमें रहे। लेकिन जो स्टॉक्स में है बहुत अच्छा है कि वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को वहां पर अप्लाई करें। तो आपका ये सवाल था कि एक स्ट्रेटजी हम बैक वक्त स्टॉक्स पर भी, करेंसीज पर भी, कमोडिटीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो स्टॉक्स के लिए ट्रेंड फॉलोइंग पर ही रहिए, और करेंसीज के लिए आप जो है वो स्विंग पर रहिए, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे और स्विंग जो सेशन ट्रेडिंग है, लंदन सेशन जो सिस्टम है, न्यूयॉर्क सेशन सिस्टम है, वो बड़ा बेहतरीन है। और दूसरी तरफ स्टॉक्स के लिए आप जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग करें, और बाय एंड होल्ड भी यूज होता है, लेकिन बाय एंड होल्ड को ज्यादा अच्छा समझा नहीं जाता स्टॉक्स की दुनिया में स्ट्रेटजी के हवाले से। अच्छा शयन, अभी थोड़ा सा आपका का जादू देखना चाहेंगे आप। कुछ स्टॉक्स पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लगा के दिखा सकते हैं सर, स्पेशली क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत वो जो है वो ट्रेंड कर रहे होते हैं, तो आप किसी स्टॉक्स के इसके ऊपर ट्रेंड लाइन या पॉसिबल है आपके लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट इससे पहले उठाना चाहूंगा कि बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस है, खासतौर पर जो करेंसी के ट्रेडर्स हैं, फॉरेक्स के जो ट्रेडर्स हैं, वो जब स्टॉक्स की बात सुनते हैं तो वो समझते हैं कि शायद
जो सिस्टम या स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स वो फॉरेक्स में यूज कर रहे हैं शायद वो स्टॉक्स में ना यूज होती हूँ। तो मैं उनके लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह का चार्ट आप फॉरेक्स में देख रहे होते हैं ये भी वैसा ही चार्ट है, इस पर भी उसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस जो है वो यूज होती हैं, कैंडल्स भी वैसी हैं, सब कुछ वैसा ही है। मैं चाहूंगा कि आप अगर स्क्रीन मेरी शो करें तो मैं फिर जरा थोड़ा सा दिखाता हूँ। जी, अब आप प्रेजेंटर हैं, आप स्क्रीन ऑन कर सकते हैं। जी श्योर। मुझे इससे पहले अपना कैमरा ऑफ करना होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, आप कैमरा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पास स्पीड का इशू हो तो बेशक कैमरा ऑफ कर दें। मेरी स्क्रीन अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है इस वक्त? मुझे शो नहीं हो रही, जस्ट लेट मी चेक ऑन यूट्यूब। जी हाँ जी, मेरा यूट्यूब पर आ गई है शायद। हाँ जी, हो गई है। जी जी आ गई, मेरे यूट्यूब पर आ गई है। हाँ जी, नजर आ रही है। सही, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपके सामने अमेज़न का चार्ट है। अब आप ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ज्यादातर जो टेक्निकल एनालिसिस है और खास तौर पर मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि स्टॉक्स में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स जो हैं बड़े शानदार, बड़े अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि आप सिंपली जिस तरीके से आप फॉरेक्स में करेंसीज पर या कमोडिटीज या CFDs पर आप जिस तरीके से आप ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करते हैं, ये भी वैसा ही है। ये इसका मकसद ये है कि बहुत सारे जो मैंने खुद भी बहुत सारे ट्रेडर्स से मैंने ये बात सुनी है कि वो स्टॉक्स में बड़े रिलेक्टेंट होते हैं कि भाई स्टॉक्स का जो चार्ट है शायद वो फार्मूले, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो वहां पर काम नहीं करते। तो उनको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बिल्कुल काम करते हैं। ये आपके सामने अमेज़न का चार्ट है, बिल्कुल वैसा ही है। ये आप देखिए। अच्छा, अब हम यहां पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंड लाइन के जो रूल्स हैं बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। खासतौर पर जो टॉम डिमार्क जो हैं, टॉम डिमार्क वो कहते हैं कि ट्रेंड लाइन को राइट से लेफ्ट ड्रॉ किया जाए। टॉम डिमार्क कहते हैं कि ट्रेंड लाइन को राइट से लेफ्ट ड्रॉ किया जाए, जबकि जो ट्रेडिशनल या जो तरीका इसमें यूज होता है वो लेफ्ट से राइट का है। लेकिन मेरे लिहाज से ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ये डायनेमिक होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। ये असेंडिंग सपोर्ट लाइन है। मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा बताता हूं कि इसको हमने किस तरीके से रीड भी करना है। ये हमने एक और यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है। ये हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है और इसके बाद एक और हम डिसेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। जी अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये आपके सामने एक फॉर्मेशन आपके सामने है। जी, ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि वो क्वेश्चन टैब में बताइए कि ये जो आपके सामने एक फॉर्मेशन नजर आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, ये एक फॉर्मेशन आपके सामने है, इसको हम क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। जी, ये डबल टॉप है। ये आपके सामने जो फॉर्मेशन नजर आ रही है ये बहुत ही मशहूर जो एक प्राइस पैटर्न है, डबल टॉप। ये शो कर रहा है। अब डबल टॉप जो है, डबल टॉप को
अप्लाई करने के दो तरीके हैं। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। डबल टॉप को अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक जो ट्रेडिशनल वे है, जो हमें सीएमटी की किताब में भी हमें पढ़ाया गया, वो ये है कि डबल टॉप जब फॉर्म हो जाए तो आपने इस पॉइंट से, जो इसका सेकंड टॉप है, ये इसका फर्स्ट टॉप है, ये इसका सेकंड टॉप है, सेकंड टॉप से आपने सेलिंग नहीं करनी। यहां तक कि जो इसकी नेक लाइन है, जब वो ब्रेक हो जाए उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। ये डबल टॉप है। जबकि मॉडर्न जो टेक्निकल एनालिसिस है, अब जारी बात है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं। मेरा जाती तौर पर यही मानना है कि जो अगर नेक लाइन और डबल टॉप के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, तो आपको ऊपर से सेल लेने में कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये कैंडल अगर आपको नजर आ रही हो, ये कैंडल अगर आपको नजर आ रही हो, यहां पर चूंकि ये इसका लेफ्ट या फर्स्ट टॉप है, फर्स्ट टॉप के पास ये कैंडल जब एक रेड कैंडल आपके सामने नमूदार हो जाए, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, डेली टाइम फ्रेम बहुत ही जबरदस्त टाइम फ्रेम है स्टॉक्स के हवाले से। अगर यहां पर हो जाए तो उसके बाद जो सेशन शुरू होता है, यहां पर आप जो है वो लिक्विडेट कर सकते हैं, अपनी जो आपकी बाइंग है उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। और सीएफडीज में खासतौर पर जो सीएफडीज है, वहां पर आप शॉर्ट सेल भी ले सकते हैं। सीएफडीज में, सीएफडी जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है, सीएफडी जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप यहां से सेल ले सकते हैं। और फिर आप, ये बताने का जो मकसद है वो ये है कि जिस तरीके से करेंसीज में, फॉरेक्स करेंसीज में और जो फ्यूचर्स कमोडिटीज हैं या सीएफडीज हैं, उसमें जिस तरीके से आप प्राइस पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स या ट्रेंड लाइंस आप यूज करते हैं, सेम वैसे ही आप इसको यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मेरे ख्याल है वक्त जरा थोड़ा कम है, तो मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। जी शयन, अभी हम चलते हैं वक्फे पे, एक बार छोटा सा वक्फा, उसके बाद हम एक्सएम किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है, खासतौर पे जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं उस पर चलूंगा। तो मैं एक्सएम जो है वो खास तौर पे जो यूएस स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं, एक्सएम उन्हें जो है वो दो तरीके से सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। नंबर वन, सीएफडीज के थ्रू। सीएफडीज क्या होते हैं? जो MT4 MT5 में आप
US 500 का चार्ट देखते हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये USD 500 का चार्ट है, ठीक है। फ्यूचर, सो हम इसमें कैश डाल देते हैं। ये हो गया हमारा USD 500 कैश, ये हमारा USD 100 कैश हो गया, तो ये हमारा हो गया USD 30 कैश, राइट। अच्छा, अब क्या है कि जो भी खास तौर पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहता है और स्टॉक इंडेक्सेस में ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए एक्सएम जो उनके मेजर इंडाइसेस हैं, ठीक है, वैसे तो 4 है लेकिन चारों ही लाता है, लेकिन 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। USD 500 जो S&P 500 है, फिर US 100 जो NASDAQ 100 है, और USD 30, यानी इसको CFDs के तौर पर लेके आता है। यानी आप इसमें बहुत छोटी अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं, और ये चार्ट्स एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, ये ट्रैक कर रहे होते हैं एक्चुअल इंडेक्स को। तो अगर ट्रेड करना है तो आप इनमें MT4 MT5 में ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उनके CFDs हैं, राइट। CFDs क्या होते हैं, वो एक्चुअली पेयर होता है जो अंडरलाइन एसेट को, यानी जिस मिसाल के तौर पे गूगल का अगर स्टॉक है, तो गूगल का CFD क्या होगा, वो एक पेयर होगा जो गूगल की प्राइसेस को ट्रैक कर रहा होगा, ठीक है, ट्रैक कर रहा होगा, और रादर देन आप उसमें इन्वेस्ट करें, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी शायन ने बताया कि उसकी ट्रेंडिंग बहुत शानदार होती है, और तो आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक में किस तरह ट्रेड करते हैं, एक्सएम कम से कम 1000 से ज्यादा स्टॉक्स, जिसमें मेजर US स्टॉक्स हैं, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता है। 1000 से ज्यादा, यानी अमेरिकन स्टॉक मार्केट के 1000 से ज्यादा स्टॉक्स आप एक्सएम के MT5 पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें जस्ट बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और इनको MT5 का एक फंक्शन है जिसमें आप सॉर्ट भी कर सकते हैं इनको, इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज, गेनर, लूजर, डील्स, यानी आप इसको जो है वो कैटेगरी वाइज और इनके डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप इसको अलाइन कर सकते हो। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक Pinterest लेते हैं, बड़ा जबरदस्त स्टॉक है, और मतलब इसमें भी मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। Pinterest बड़ा जबरदस्त स्टॉक है, और अभी थोड़ी देर में ये स्टॉक आपके पास अपीयर हो जाएगा, इसका डेटा लोड हो रहा है। तो तकरीबन 1000 से ऊपर स्टॉक्स हैं जो एक्सएम आपको अपने MT5 में, आपने सिर्फ करना क्या है, MT5 का अकाउंट खोलना है, राइट क्लिक करना है, और आपने शो ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जितने के जितने भी एक्सएम 1000 से ऊपर स्टॉक्स आपको ऑफर कर रहा है, वो सारे के सारे आपके MT5 में अपीयर हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली फिर उनको सेक्टर वाइज आप जो है वो सॉर्ट आउट करें, और फिर सेक्टर वाइज उनमें आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो आपको इंडेक्स US स्टॉक मार्केट इंडेक्स के CFDs और इंडिविजुअल स्टॉक्स, ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक ट्रेड, सारे इसमें मेजर स्टॉक्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक, बहुत बड़े मेजर स्टॉक्स इन पर मौजूद हैं, और सिंपली आप इनको जो है वो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें पुल करना चाहें, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं जब बताऊं, मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ ना, बहुत ज्यादा। मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता हूँ। अच्छा, ये 2 तरीकाकार हैं जिसमें आप CFDs के तौर पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बात करूंगा इन्वेस्टमेंट में, अक्सर लोग जो शायद डेटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, डेटा पुल अप करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि इंडिविजुअली जो स्टॉक का डेटा थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, ये तो हो गए CFDs, यानी आप ट्रेड कैसे कर सकते हो अमेरिकन स्टॉक्स में, अमेरिकन स्टॉक इंडाइसेस में, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में। एक और सोल्यूशन बहुत जबरदस्त है, वो है शेयर्स अकाउंट। अब शेयर अकाउंट क्या चीज है, शेयर अकाउंट जो है वो एक ऐसी सहूलत है, खासतौर पे पाकिस्तान में बसने वाले वो लोग जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेड तो कर सकते हैं। इन्वेस्ट क्या होता है कि पूरे स्टॉक को खरीद लेना जिसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं होता, ठीक है, तो पूरे स्टॉक को खरीद लेना, फिर उसमें जो स्टॉक डिविडेंड पे कर रहा होता है वो भी आपको मिलता है। यानी बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। डिविडेंड बुनियादी तौर पे होता क्या है कि कंपनी का आपने स्टॉक खरीदा ले, वो कंपनी क्या करेगी,
कि वो जो कमाएगी ना, अपनी कमाई को वो अपने स्टॉक के जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ शेयर करती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। तो वो ये एक ऐसा तरीका कार है कि अगर इसमें आप डिविडेंड पेइंग जो जो स्टॉक्स डिविडेंड पे करते हैं, आप उनमें एक्सएम के थ्रू आप उन्हें बाय कर लोगे, तो आपको बकायदा वो जो कंपनी पैसा कमा रही होगी और वो शेयर दे रही होगी, आपको वो शेयर भी मिलेगा उसमें ना, ठीक है, तो कंपनी के उसमें आपको वो शेयर भी मिलेगा, बकायदा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई एसएल नहीं होता। अब थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि स्टॉक के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो इस अकाउंट को आप स्टार्टिंग जो है उसकी अमाउंट है $10,000, राइट। अच्छा, इस्लामिक अकाउंट है कि स्वैप नहीं पड़ेगा, आपको एक्सएम कवर करेगा, ठीक है, और इसमें $10,000 से स्टार्ट होगा और इसमें कोई जो लेवरेज नहीं होती, यानी जितना पैसा होगा उतनी ही चीज खरीद सकते हो, कोई लेवरेज इसमें नहीं होती, ठीक है। तो स्प्रेड जो उनकी एक्सचेंजेस होगी उनके ऊपर होंगे, यानी एक्सएम जो है वो आपके लिए क्या करता है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपोजर आपको प्रोवाइड कर रहा है। MT4 MT5 में जो US 500 US 100 और US 30 के CFDs आपको प्रोवाइड कर रहा है। MT5 में 1000 से ऊपर स्टॉक्स हैं, तो जैसे अभी शायद ने आपको बताया बड़ी जबरदस्त ट्रेंडिंग करते हैं। तो अगर फॉरेक्स मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई टू यूएस स्टॉक मार्केट, थोड़ा सा उसको स्टडी करें, पढ़ना शुरू करें, हमारे प्रोग्राम्स अटेंड करें, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में खासतौर पे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि इकोनॉमी किस स्टेज में गुजर रही है, तो आप कौन से किस्म के स्टॉक आप को इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो MT5 में। और अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लाइक $10,000 से हैं आपके पास, तो मेरा एडवाइस बेस्ट होगा, क्योंकि मैं पर्सनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड नहीं करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो बेस्ट है उसके लिए शेयर अकाउंट। आप जो है वो उसमें स्टॉक खरीद सकते हैं, कोई एसएल नहीं होता। और कैसे खरीद सकते हैं, हमारे संडे वेबिनार आप अटेंड करें, और उसमें जैसे जैसे हम आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं, हमारे जो रेगुलर अटेंडी उन्हें पता है इसमें हमारी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, तो उनको आप खरीद सकते हैं, खरीद के छोड़ दें, और फिर वो लाइक जब भी वो ऊपर जाएंगे, यानी उनकी जब बुक वैल्यू कम होगी, आप उसे खरीदेंगे, ऊपर जाएंगे, आप काफी पैसा बनाएंगे। तो एक्सएम ये सहूलत भी प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी ट्रेड भी कर सकते हैं और आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जी शायान, कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई रह गया हो या इसके हवाले से, देन फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा शायान? जी साजिद, अच्छा ये है कि मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है मेरे पास, वो मैं देना चाहूंगा कि जो हमारा आज का जो वेबिनार है स्टॉक्स के हवाले से बुनियादी बातें जो है मैं थोड़ी सी प्रेजेंट करूंगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड कर लें, शायान हम देख लेते हैं आज शायान हमारे लिए क्या लेकर आए, और जो है वो उसके बाद हम आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सब हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं, बेफिक्र है, हम सब पूछेंगे आपसे। तो शायान मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूँ, प्लीज गो ऑन। जी श्योर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएस एक्विटीज के बारे में, यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में आज हम सीखेंगे। बुनियादी तौर पर जो इसकी बेसिक्स हैं, सबसे पहले हम वो जानेंगे। जी, difference between equities, stocks, and shares. Equities, stocks, and shares are financial terms that are often used interchangeably, but they actually have slightly different meanings. Equities, stocks और shares में ये तीनों जो अल्फाज हैं, जो इनमें थोड़ा सा फर्क है, हम ये सबसे पहले जानेंगे इनमें फर्क क्या है। Difference between equities, stocks, and shares. Equities refer to a class of assets that represent ownership in a company. They can include stocks as well as other types of ownership stakes such as mutual funds, exchange traded funds, ETFs, and other securities that give the holder a stake in the ownership of a company. Equities can be private or public equity too. Equities जो है ये ब्रॉडर टर्म में यूज होता है। Equities में स्टॉक्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, ETFs भी आते हैं।
तो इक्विटीज, जब भी लफ्ज इक्विटीज इस्तेमाल हो, ये ब्रॉडर टर्म में यूज होता है और इसमें स्टॉक्स शामिल है। स्टॉक्स की तरफ देखते हैं कि स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स ऑन द अदर हैंड आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्विटी दैट रिप्रेजेंट ownership in a single company. When you buy a stock, you are buying a share of ownership in that company because stocks represent ownership in a company. All stocks are equities. However, not all equities are stocks. तो बुनियादी फर्क आपको जिस तरह मालूम हुआ कि स्टॉक्स जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्विटी है, यानी इक्विटी के अंडर आता है। तो तमाम स्टॉक्स जो हैं वो इक्विटीज हैं, लेकिन तमाम इक्विटीज जो हैं वो स्टॉक्स नहीं है। ये है बुनियादी फर्क। इक्विटीज जो है उनमें ईटीएफ्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, जबकि स्टॉक्स जो है वो भी इक्विटीज के अंडर आते हैं। तो तमाम स्टॉक्स जो है वो इक्विटीज हैं, लेकिन तमाम इक्विटी स्टॉक्स नहीं है। तो स्टॉक्स जो है, जो बुनियादी बात है कि व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू आर बाइंग अ शेयर ऑफ ओनरशिप इन दैट कंपनी। आप उस कंपनी की ओनरशिप में शेयर ले रहे होते हैं, शेयर खरीद रहे होते हैं। शेयर्स क्या चीज है? शेयर्स आर another term that can be used interchangeably with stocks. A share is simply a unit of ownership in a company represented by a stock certificate. तो शेयर्स और स्टॉक्स जो है वो एक ही चीज है। दोनों जो है मुतबादिल तौर पर, तबादले के तौर पर जो अल्फाज हैं वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इक्विटीज और स्टॉक्स में जो बुनियादी फर्क था वो मैंने आपको बता दिया। स्टॉक्स के बारे में देखते हैं। When a company goes public and lists its shares on a stock exchange, it offers investors the opportunity to buy shares of its ownership. When you buy a stock, you are essentially buying a small portion of the company, which entitles you to a portion of its profits and assets. तो जब कोई कंपनी पब्लिक होती है और अपने जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है, तो इसका मतलब यह है कि ये इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि वो उस कंपनी की ओनरशिप जो है उसमें शेयर्स को बाय कर सके वो। तो जब आप स्टॉक को खरीदते हैं तो आप दरअसल कंपनी के छोटे हिस्से को खरीद रहे होते हैं, और फिर जाहिर बात है आप उसके प्रॉफिट्स जो है वो प्रॉफिट्स में भी आप हिस्सेदार बनते हैं। Owning stocks can offer several benefits, such as the potential for capital appreciation, for example, the value of the stock increasing over time, and the opportunity to receive dividends, for example, a portion of the company's profit paid out to shareholders. However, stocks also carry risks, such as the possibility of losing money if the value of the stock decreases or if the company experiences financial difficulties. तो जब आप किसी स्टॉक को ऑन करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। सबसे पहला जो फायदा है, जो पोटेंशियल फायदा है, वो क्या है कि आपका जो कैपिटल है उसकी एप्रिशिएशन होती है। जैसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके कैपिटल जो है वो एप्रिशिएट करेगा, और इसके अलावा आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी कंपनी जो वो डिविडेंड जो है वो देती है। तो डिविडेंड क्या चीज है कि आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में से भी कुछ मिलता है। जो आपका कैपिटल जो एप्रिशिएट हो रहा था वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आपको जो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से भी आपको कुछ देती है, इसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये इसके फवाइद हैं। Investors can buy and sell stocks through a stock exchange via a brokerage account. There are different types of stocks, including common stocks, which represent ownership and voting rights in the company, and preferred stocks, which typically pay a fixed dividend but do not offer voting rights. तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, लेकिन ब्रोकरेज अकाउंट जो आपका ब्रोकर है, जैसे एक्सिम जो है वो आपका ब्रोकर है, आप एक्सिम के जरिए जो है स्टॉक एक्सचेंज पर आप जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बुनियादी तौर पर दो जो स्टॉक्स हैं, कॉमन स्टॉक्स हैं और प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं। कॉमन स्टॉक्स कौन से हैं? जो आपको वोटिंग राइट्स देते हैं। और प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन से हैं? जो आपको फिक्स डिविडेंड तो देते हैं, अपने प्रॉफिट्स में से हिस्सा तो आपको देते हैं, लेकिन आपको वोटिंग राइट्स नहीं देते। इनको प्रेफर्ड स्टॉक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो उनमें क्या फर्क है। लार्ज कैप स्टॉक्स refer to stocks of companies with a market capitalization of more than $10 billion. These companies are typically well established with a long history of stable earnings and a proven track record of success. Examples of large cap companies include Apple,
माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एंड फेसबुक। तो लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं कि जिनका मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का होता है। ये कंपनी बड़ी जबरदस्त और वेल एस्टेब्लिश होती हैं और इनका जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है कामयाबी का, सक्सेस का, इनकी जो स्टेबल अर्निंग्स है वो इनकी पहचान होती है। तो एग्जांपल्स में कौन कौन सी है? एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, Amazon हो गया, फेसबुक हो गया। जितनी इस तरह की जो मशहूर कंपनीज हैं ये लार्ज कैप स्टॉक्स में आती है। On the other hand, small cap stocks refer to stocks of companies with a market capitalization between 300 million US dollars and 2 billion US dollars. These companies are typically smaller and less established, the shorter operating history and less proven earnings. तो small cap stocks कौन सी होती है कि जिनकी जो market capitalization है वो 300 million US dollars से लेकर 2 billion US dollars तक होती है। तो ये छोटी कंपनीज होती हैं तो इनका उस तरीके से जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस तरीके से नहीं होता और ज्यादा ये एस्टैब्लिश्ड भी नहीं होते। आगे देखते हैं प्रिफर्ड स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रिफर्ड स्टॉक्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टॉक दैट कंपनीज कैन इशू टू रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। व्हेन यू बाय अ प्रिफर्ड स्टॉक यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी जस्ट लाइक व्हेन यू बाय अ रेगुलर स्टॉक। बट अनलाइक रेगुलर स्टॉक्स, प्रिफर्ड स्टॉक्स usually don't give you voting rights, which means you don't get to help make important decisions for the company. However, preferred stocks often pay a fixed dividend, which means you can count on getting a certain amount of money back each year for as long as you own the stock. वही सिंपल सादी सी बात सादा लफ्जों में समझ लीजिए, प्रिफर्ड स्टॉक्स कौन से जो आपको वोटिंग राइट्स नहीं देते लेकिन इनके डिविडेंड जो है वो फिक्स जो आपको अच्छी आपकी उसमें अर्निंग होती है। कॉमन स्टॉक्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टॉक दैट कंपनीज कैन इशू। When you buy a common stock, you become a part owner of the company, just like when you buy a preferred stock. But unlike preferred stocks, common stocks usually give you voting rights, which means you get to help make important decisions for the company. Common stocks may also pay a dividend, but the amount can vary depending on how well the company is doing. While it's not a requirement for common stocks to pay dividends to their shareholders. तो common stocks कौन से हैं जो आपको वोटिंग राइट्स देते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपको डिविडेंड भी दें। कुछ कंपनीज जो है कॉमन स्टॉक्स में डिविडेंड पे भी करती हैं लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बुनियादी बात आपने समझनी है कॉमन स्टॉक्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स के हवाले से। तो अब प्रेफर्ड स्टॉक्स की हम एग्जांपल देखते हैं। बर्कशायर हैथवे बहुत ही मशहूर स्टॉक है, जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला, ये प्रेफर्ड स्टॉक्स की एग्जांपल्स हैं। फाइजर, गोल्डमैन सैक्स, फोर्ड, ये जो स्टॉक्स हैं ये प्रेफर्ड स्टॉक्स की एग्जांपल्स हैं। जबकि कॉमन स्टॉक्स की हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें एप्पल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट यानी गूगल, टेस्ला, फेसबुक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यूएस स्टॉक इंडिसेस को। यूएस इंडिसेस आर कलेक्शंस ऑफ स्टॉक्स दैट आर यूज्ड टू ट्रैक द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द यूएस स्टॉक मार्केट। They provide a way for investors to get a sense of how the market is doing as a whole and how specific sectors or industries are performing relative to each other. तो यूएस इंडिसेस जो हैं वो भी ट्रेड की जाती हैं। यूएस इंडिसेस जो है आमतौर पर फ्यूचर्स एक्सचेंज पर ट्रेड होती हैं और आप इनके CFDs जो है वो एग्जाम पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। यूएस इंडिसेस को आप जो CFD कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है, CFDs, ये आप एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। यूएस स्टॉक इंडिसेस क्या हैं? देयर आर सेवरल वेल नोन यूएस स्टॉक इंडिसेस इंक्लूडिंग डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, DJIA जो है। दिस इंडेक्स tracks the performance of 30 large cap stocks. आपको बताया था कि large cap stocks कौन सी होती हैं। तो जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो क्या करता है? ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस किसकी? 30 large cap stocks that are considered to be representative of the US economy as a whole. तो DJIA को भी DJ30 या US 30 जिस तरह इसका सिंबल है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा S&P 500 है। दिस इंडेक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 500 लार्ज कैप स्टॉक्स across a variety of sectors and is considered to be more comprehensive measure of the US stock market than the DJIA. तो S&P 500 जो है ये ज्यादा comprehensive है और ज्यादा अच्छे तरीके से US stock market को measure करता है और US economy को भी बताता है DJIA की निस्बत। और फिर हमारे पास NASDAQ कंपोजिट है।
This index tracks the performance of over 3,000 stocks that are listed on the Nasdaq Stock Exchange. They focus on technology and growth oriented companies. तो Nasdaq Composite जो है वो 3,000 को देखता है, जबकि US 100 जो है, जो Nasdaq 100 जो है वो 100 स्टॉक्स का की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखता है। जी साजिद, कैमरा ऑन कर लें। अब जी चलते हैं हम सवाल पे, क्वेश्चन आंसर सेशन। अब हम सबसे सवाल लेंगे और प्लीज सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। जी शायन, अब हम सवाल लेंगे तो पहले हम सवाल लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, हम यूट्यूब से भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सवाल हैं। और अच्छा जी, सवाल हैं हमारे पास। कुछ लोगों ने हमारे पास शफीक अहमद ने पूछा स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताएं और लेवरेज के बारे में भी। देखें, स्पॉट ट्रेडिंग और लेवरेज के बारे में आपको जो भी लेवरेज मार्केट्स होती हैं उसमें ये होता है कि आपको जितना पैसा ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है ना, ब्रोकर उससे भी आपको कम पैसे में सहूलत प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक अगर 1 to 100 की जो लेवरेज, इसका क्या मतलब होता है कि जो आपको खरीदने के लिए यानी 100 टाइम ज्यादा पैसा लगेगा, ब्रोकर उसको 100 टाइम लेस कर रहा होता है। इट्स वेरी सिंपल, जो उसके लिए मार्जिन चाहिए होता है। तो ये तो होती है लेवरेज ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग जो मार्केट्स में आपको लेवरेज नहीं मिलती, आपको पूरा पैसा चाहिए होता है। जैसे अभी शेयर्स अकाउंट है, एक्सएम ऑफर कर रहा है, इसमें आपको पूरा पैसा चाहिए, ठीक है, इसीलिए $10,000 से डॉलर से अकाउंट है, पूरा पैसा चाहिए, पूरा पैसा चाहिए जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। जबकि यही हमारे पास आज जब करेंसी मार्केट्स हैं, राइट, फॉरेक्स मार्केट, उसमें आपको लेवरेज दी जा रही है, तो इसका मतलब वो पूरा पैसा नहीं चाहिए आपको, उतना गुना कम। लाइक 1 to 500 है तो इसका मतलब 500 गुना कम पैसा चाहिए आपको। या एक्सएम 1 to 1000 भी दे रहा है तो वो भी आपको 1000 गुना कम पैसा चाहिए। तो ये होता है लेवरेज, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग, इसको यूजुअली कैश मार्केट कहते हैं। दूसरी मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, जैसे फ्यूचर्स मार्केट हो गई, ठीक है। स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि आप सेम डे डिलीवरी होती है, और फ्यूचर्स मार्केट में वही डिलीवरी 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद होती है। तो बुनियादी तौर पे ये फर्क होता है। गोल्ड पर बार बार सवाल आ रहा है, आज का टॉपिक गोल्ड पर नहीं है। गोल्ड पर अगर आपने कुछ जानना है तो आप कल मेरा प्रोग्राम अटेंड करें रात 8 बजे। जिसको भी गोल्ड के बारे में जानना है या तो जाने, क्योंकि गोल्ड आज हमारा टॉपिक नहीं है, आज पर्टिकुलरली हम यूएस स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं, तो हम इस टॉपिक पर सवाल पूछें, वो अप्रिशिएट दैट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो स्टॉक जो स्टॉक कंप्लीट बाय करते हैं, इसमें एक्सएम यूएस स्टॉक मार्केट से क्लाइंट के नेम पर लेता है या एक्सएम के नेम पर? नहीं, क्लाइंट के नेम पर होगा, एक्सएम दरमियान में फैसिलिटेटर होगा, और आपका ब्रोकरेज अकाउंट खुलेगा अवैस यूएस ब्रोकर के साथ, आपका ही खुलेगा, वो आपके नाम पर होगा, ठीक है। एक्सएम इसको फैसिलिटेट कर रहा होगा, तभी एक्सएम आपको फॉर्म भेजेगा और वो फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपका अकाउंट एक्सएम के थ्रू ब्रोकरेज में ओपन हो जाएगा। फरूक कहते हैं अगर यूएस 30 पे ट्रेड करें इंस्टेड ऑफ शेयर अकाउंट पे बाय करने और होल्ड करें तो क्या इस पे भी डिविडेंड देगा? नहीं, इस पे कोई डिविडेंड नहीं है, क्योंकि एक्सएम डिविडेंड थोड़ी पे कर रहा है, डिविडेंड तो आपको स्टॉक पे करेगा, राइट। तो आप जो यूएस 30 पे जो बाय करेंगे, ये एक्चुअली सीएफडी पे बाय कर रहे हैं, आपको एक्चुअल स्टॉक होल्ड करने पे डिविडेंड मिलेगा। बशार सुरे कहते हैं सर साजिद अली, मेरा क्वेश्चन और सर शान की आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी किस टाइम, शान ये आपके लिए जरा क्वेश्चन जरा गौर से सुन लें या पढ़ लें कि सर मेरा क्वेश्चन सर शायान से है कि आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी किस टाइम फ्रेम में यूज करते हैं और किन करेंसीज में ज्यादा यूज करते हैं, आल्सो टेल मी द लिमिटेशन ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। जी शायान। जी देखिए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम में यूज हो सकती है। इवन के स्कैल्पिंग में भी आप उसको M1 और M5 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन स्टॉक्स की, चूंकि आज का जो वेबिनार है वो हमारा स्टॉक से मुताल्लिक है, तो इसलिए हम स्टॉक पर ज्यादा एम्फेसिस देंगे कि स्टॉक्स में मेरा जो ख्याल है कि डेली टाइम फ्रेम जो है वो बहुत ही जबरदस्त टाइम फ्रेम है। डेली कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए ट्रेंड फॉलोइंग को लेकर। अब जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वो ट्रेंड फॉलोइंग ही हो, स्विंग में भी ब्रेकआउट होता है, स्विंग में भी ब्रेकआउट होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि खासतौर पर टेक्निकल एनालिस्ट ये समझते हैं कि स्विंग में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग होता है, जबकि स्विंग में भी ब्रेकआउट होता है। तो
हम स्टॉक्स के हवाले से ये बात करेंगे कि स्टॉक्स में जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है बहुत ही अच्छा रहता है, और ट्रेंड फॉलोइंग में ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम डेली का यूज करना चाहिए। जबकि अगर आप शॉर्ट सेलिंग की तरह, शेयर्स में तो आपने बाय साइड पर ही रहना है, अगर आप सेल साइड पर भी रहना चाहते हैं तो उसके लिए सीएफडीज हैं। आप सीएफडीज में शॉर्ट सेलिंग कीजिए। आप जो यूएस स्टॉक इंडिसेस हैं एज अ होल लेकर चला जाते हैं तो आप उसमें बाइंग सेलिंग आप दोनों कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी दोनों तरफ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस जो हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की, देखिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में खासतौर पर ट्रेंड फॉलोइंग जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें एक पॉइंट जहन में रखिएगा कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज में जो विन परसेंटेज है, विनिंग जो परसेंटेज है वो 30 to 40% है। इसका मतलब 100 में से आपकी सिर्फ 30 से 40 ट्रेड्स आपकी कामयाब होंगी, लेकिन उसके बावजूद आपका अकाउंट ग्रो करेगा। आपकी ट्रेडिंग में कामयाबी का दारोमदार आपकी विनिंग परसेंटेज पर नहीं है। खासतौर पर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स में, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स में आपकी कम ट्रेड्स जो है वो कामयाब जाती हैं, लेकिन आपका अकाउंट फिर भी ग्रो कर रहा होता है। जी अच्छा, शयन, इसमें हमारे सवाल है कि गोल्ड स्कैल्पर, हमारी यूट्यूब पे सवाल पूछा ही हमसे, कोई है गोल्ड स्कैल्पर, उन्होंने पूछा, वो कहते हैं सर स्टॉक कैंडल्स शोज टू मच रेंजिंग, नॉट मच क्लीन, व्हाइल करेंसीज एंड गोल्ड द चार्ट इज मच क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। उर्दू में पूछ लिया करें, थोड़ा सा जो है वो समझने में मुश्किल हो जाती है। अगर आप इंग्लिश सही नहीं लिख पा रहे तो उर्दू में पूछ लिया करें। जो मैं समझ सकता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि स्टॉक का चार्ट जो ना बहुत ज्यादा रेंजिंग कैंडल दिखा रहा है और साफ नहीं है, जबकि गोल्ड का और करेंसीज का चार्ट बड़े साफ और आसान होते हैं समझने वाले। ये मेरे ख्याल से आप अमेजोन का चार्ट दिखा रहे थे तब सवाल आया था। क्या क्या जवाब देंगे जी बिल्कुल। शायन? देखिए वो जो आपको नजर आ रहा है ना उसमें अमेजोन के या स्टॉक्स में जो आपको गैप्स नजर आ रहे होते हैं। वो जो गैप्स हैं खासतौर पर जब अर्निंग्स होती हैं तो या डिविडेंड जब पे होता है या कोई इस तरह की न्यूज आती है तो उसमें कुछ गैप भी आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में गैप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गैप का जो एनालिसिस है वो तो बहुत जबरदस्त। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अगर आपको कोई चार्ट साफ दिखाई नहीं दे रहा तो उस पर आप काम नहीं, गैप को तो बहुत जबरदस्त ट्रेड किया जा सकता है। तो गैप में जिस तरह रन अवे गैप्स भी हैं, ब्रेक अवे गैप्स भी हैं, एग्जॉस्शन गैप्स भी हैं, तो इन सबको आप आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। जहां तक आपको जो कैंडल की सफाई नजर आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि करेंसीज में जो आपको नजर आ रही है, वो जो कैंडल की सफाई है उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो स्ट्रेटजी है आप उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है इसमें। और क्या पॉइंट इन्होंने उठाया था, जरा थोड़ा बता देंगे मुझे, स्टॉक्स इन्होंने और कहा कि करेंसी। गोल्ड और करेंसीज ज्यादा क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड है, जबकि जो अमेजोन का चार्ट आप दिखा रहे थे उनके हिसाब से उसमें बहुत ज्यादा कैंडल रेंजिंग दिखा रही थी और क्लियर नहीं था। अच्छा, कैंडल उसमें रेंजिंग नहीं थी। वो मेरे ख्याल से जिस बात को रेफर कर रहे हैं वो गैप्स को रेफर कर रहे हैं। वो जो उसकी थोड़ी सी जो आपको वो गैप्स हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि रेंज बाउंड जो मार्केट की जो मूवमेंट है वो आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि डेली टाइम फ्रेम में एक चीज ट्रेंडिंग हो रही हो और 1 आवर में वो रेंजिंग हो। तो स्टॉक्स के लिए मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो है वो सारे तकरीबन जो है वो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और बड़े अच्छे चलते हैं। तो जो जिस बात को आप देख रहे हैं वो गैप्स हैं, और गैप्स तो बहुत अच्छा ट्रेड होते हैं। गैप्स तो बहुत जबरदस्त ट्रेड होते हैं। हाँ, दूसरा वैसे भी ना शायन के, अगर किसी एक स्टॉक को देख के, अमेजोन को देख के और कोई एक पर्टिकुलर एरिया देख के हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जी ये रेंजिंग होती है। वो तो आपको एज ए होल पूरी मार्केट देखनी पड़ती है, सारे टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं। डिफरेंट जो है वो आप जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो जो है मतलब स्टॉक मार्केट डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखने पड़ते हैं, तब जाके आप कंपेयर कर सकते हैं कि जी कौन सा ट्रेंडिंग है और कौन सा रेंजिंग है। अच्छा जी, ताहिर ने पूछा है कि ताहिर ने पूछा है कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अरफान पूछ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में स्मॉल ट्रेडर के लिए स्कैल्पिंग बेस्ट है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग? चाहे शायन इसका जवाब देंगे आप? जी, स्टॉक मार्केट में स्मॉल ट्रेडर्स के लिए स्कैल्पिंग बेस्ट है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग?
देखिए, स्मॉल ट्रेडर से क्या मुराद है? स्मॉल ट्रेडर से मेरे ख्याल में उनका मतलब ये है कि जो छोटी इन्वेस्टमेंट को लेकर जो है, देखिए स्कैल्पिंग जो है, स्कैल्पिंग का जो आपने सवाल पूछा, आपका सवाल यूं होना चाहिए था कि टाइम और पर्सनैलिटी के लिहाज से क्या चीज सूट करती है। तो अब अगर आप स्कैल्पिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें जो सवाल है वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट या लार्ज इन्वेस्टमेंट के, या स्मॉल ट्रेडर या लार्ज ट्रेडर के हवाले से नहीं होना चाहिए। ये सवाल यूं बेहतर बनेगा कि क्या स्कैल्पिंग और बेस्ट है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बेस्ट है? स्कैल्पिंग के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, आपको इतना फोकस्ड आपको टाइम चाहिए कि आपको इसमें कोई किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपके पास टाइम ही टाइम होता है। आपको सिर्फ थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है फैसला लेने का, फिर उस फैसले को या कोई भी आप जो ट्रेड लगाते हैं उसको लंबा आप लेकर चलते हैं। तो ये आपको देखना चाहिए कि स्कैल्पिंग जो है बड़ी खतरनाक चीज है और बड़ी फ्रूटफुल भी है, इसके बड़े फवाइद भी हैं, लेकिन इसके लिए टाइम भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो स्मॉल ट्रेडर जो है वो स्कैल्पिंग कर सकता है, ये ज्यादा रिलेटिव बात नहीं है। स्मॉल ट्रेडर या बिग ट्रेडर, ज्यादा रिलेटिव बात जो है आपके पास टाइम कितना, स्ट्रेटेजी कौन सी है आपके पास। चलिए शाइन, थैंक यू। हम जल्दी जल्दी सवाल लेंगे, सवाल बहुत सारे हैं, तो जी कोशिश करेंगे हम एक एक दो दो मिनट का आंसर, 1 मिनट से आंसर करना हो। सवाल पूछा है कि जी गोल्ड एंड डॉलर का इंडेक्स जो कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग, वो किसी ने पूछा था, गोल्ड और डॉलर ऊपर एक साथ ऊपर गए एक साथ नीचे गए। आपको बार बार बताने, आज गोल्ड का वेबिनार नहीं है। अगर सब गोल्ड के सवाल पूछने, डॉलर के सवाल पूछने, तो प्लीज कल 8 बजे के वेबिनार में आए। अच्छा, फुरकान अहमद कह रहे हैं यूट्यूब पे सवाल है कि स्टॉक में अकाउंट वॉच तो नहीं होता? वॉच तो कहीं भी हो सकता है, क्या ख्याल है? जी ऐसा बिल्कुल। तो कोई मार्केट नहीं है कि अकाउंट उल्टा करोगे तो उड़ जाएगा। तो ये कि एसएल नहीं होता, लेकिन अगर ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, कंपनी बैंकरप्ट होता है, वो आप भी फिर मतलब डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट स्टॉक है नहीं है। एनीवे, राबिया बसरी कह रही है, फाहमी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम ऑर्डर ब्लॉक और जो न्यू एफएमसी आई है उसको, वो बेस्ट रहती है स्टॉक मार्केट में? कैन यू हैव एन आइडिया अबाउट द ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रेटजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये स्टॉक मार्केट में कैसी रहती है? मेरे ख्याल में, मैं जवाब देता हूँ आपको, जो इस मेथड के खालिक हैं माइकल हडल्सन, वो खुद स्टॉक में चले गए हैं, मतलब फॉरेक्स को छोड़ गए, सारी दुनिया को फॉरेक्स में लगाए, खुद स्टॉक में चले गए। तो डेफिनेटली बेस्ट है, तभी तो गए होंगे। अच्छा, स्टॉक में कमोडिटीज में क्या डिफरेंस है? स्टॉक मार्केट जो है वो कंपनीज के शेयर होते हैं, यानी कंपनी की ऑनरशिप होती है, और जो कमोडिटीज होती हैं वो जिन्स की मार्केट होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और जितनी भी मेटल्स वगैरह हैं, यानी ये जिन्स होती है, जिन्स की मार्केट होती है, दैट इज कमोडिटी। और स्टॉक बुनियादी तौर पे एक कंपनी होती है, वो अपने कुछ हिस्से करके बेच रही होती है, दैट इज सिंपल टर्म्स में। फंडामेंटल तो ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? किस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? अगर आप इस फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो आपको सेंट्रल बैंक इकोनॉमी और सेंट्रल बैंक के एक्शंस को स्टडी करना होता है, तो होता है। और फॉरेक्स की अगर फंडामेंटल की बात करें, तो ब्रॉडर इकोनॉमी के साथ साथ हमें हर स्टॉक मार्केट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी होती है, उसमें इनका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, इनको स्टडी करना है। तो कोई भी आपका दोस्त जिसने एसीसी किया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, वो आप उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख सकते हैं। कोई भी बुक कीपिंग का आप कोर्स करें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे स्टडी की जाती है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी में, तो हम उसे फंडामेंटली कैसे एनालाइज करेंगे। जबकि फॉरेक्स मैंने बता दिया कि वो किसी कोई भी जिस जिस उस करेंसी का ताल्लुक जिस मुल्क से भी है, उसकी जो इकोनॉमी और उसके सेंट्रल बैंक के एक्शंस को स्टडी करने में फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। कहते हैं सर स्टॉक में वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग भी कर? ऑफ कोर्स वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी स्टॉक ट्रेडिंग करता है उसमें वॉल्यूम के साथ जरूर ट्रेड की जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम, स्टॉक और फ्यूचर्स में वॉल्यूम बिल्कुल जेन्युइन होता है। मोहम्मद खान के आपका वेबिनार फेसबुक पर बिल्कुल नहीं अवेलेबल है, फेसबुक नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे है। और शराज कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन फेज के फैक्टर्स क्या हैं? जी, कॉन्ट्रैक्शन फेज के फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। कॉन्ट्रैक्शन फेज एक्चुअली यूजुअली बैंकरप्सी से स्टार्ट होता है, जो कि शुरू हो गई है। इसमें फिर लोग जॉब्स लूज करना शुरू कर देते हैं, हाउसिंग मार्केट पहले ही डाउन होती है, वो एक्चुअली इसका पहले से इंडिकेटर है। हाउसिंग मार्केट, कंजप्शन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, वो ड्रॉप हुई है। कंजप्शन ड्रॉप होना शुरू होती है, साथ साथ इन्फ्लेशन भी गिर जाती है, बिकॉज लोग चीजें खरीद नहीं रहे, तो डिमांड कम हो जाती है, तो आपकी इन्फ्लेशन, कंजप्शन गिर जाती है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट होती है, स्टॉक्स वो कर्जे मुश्किल से मिल रहे होते हैं, बैंकरप्सीज होती हैं। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के फैक्टर्स हैं। अब हम आते हैं सिट्रिक्स पे।
यूट्यूब के क्वेश्चंस हमारे पास हो गए। अब हम आते हैं नमन, एक्सेल में शेयर अकाउंट भी वॉश होता है, आउट होता है क्या, और कॉमन स्टॉक कौन से हैं फॉर बाइंग लॉन्गर टर्म? देखें, अकाउंट तो कोई भी वॉश हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसी कंपनी खरीद ली जो बैंकक्रप्ट हो गई, तो डेफिनेटली आप फारिग हो जाएंगे। और कॉमन स्टॉक्स, वैसे कॉमन स्टॉक जो है वो एक अलग टर्म है, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जी कॉमन शामन कुछ भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बाय करना चाह रहे हो। आपको पूरा सेक्टर में जाना होता है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या डिविडेंड स्टॉक में। डिविडेंड आपको मतलब क्वार्टर पे करेगा। ग्रोथ स्टॉक्स वाले क्या करते हैं, जो कमाई होती है वही आप री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग देखनी होती है, जिनका प्राइस टू सेल्स का रेशियो बिलो 1 होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी टाइप के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं। फिर इंडिविजुअल सेक्टर्स आते हैं, फिर कंपनीज आती हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने पड़ते हैं। मतलब इकोनॉमी कौन से फेज में चल रही है, उसमें कौन सा सेक्टर जो है वो सस्टेन करेगा, कौन सा ड्रॉप करेगा। फिर उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी जाके अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू उसको हम जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज इसी तरह काम करता है जितना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, कि एक्सएम प्लेटफॉर्म के जरिए स्टॉक खरीद सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, और एक्सएम के शेयर्स अकाउंट को ओपन करके आप यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सीएफडीज में आपके पास यूएस इंडाइसिस और MT5 में आपके पास 1000 से ऊपर स्टॉक अवेलेबल हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। आमिर सुनील कहते हैं एक्सएम को पाकिस्तान में कौन से बारे में रेगुलेट करता है, फॉरेक्स में पाकिस्तान में? नहीं आमिर सुनील, ऐसा नहीं है। जो लॉस बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ये चीजें होती तो बहुत पहले, इस पे लॉस बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा, फुरकान कहते हैं स्टॉक मार्केट में अकाउंट वॉच तो नहीं होता। फुरकान, मैं आपको तीसरी दफा बता रहा हूँ, अब बिल्कुल हो जाता है। अगर वो स्टॉक बिल्कुल बहुत लो पर आ जाए, ठीक है, और कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए। जुल्फार बाबर कहते हैं सर, मैंने जुल्फार अली फ्रॉम दुबई, कैन यू टेल मी अबाउट द कॉपी ट्रेडिंग, एक्सएम इज वर्किंग ऑन दिस फीचर एंड मे बी आप फ्यूचर में आप ये देख पाएंगे। अभी फिलहाल ये एक्सएम ये फीचर ऑफर नहीं कर रहा। फारूक कहते हैं गैप को किस तरह अच्छे से ट्रेड किया जा सकता है? सर शायन ये आपका सवाल है, गैप को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जी, गैप्स जो हैं उसकी कुछ इकसाम है। जैसे ब्रेक अवे गैप है। ब्रेक अवे गैप जो है वो ब्रेकआउट में ही इस्तेमाल होता है। जब आप देखते हैं कि खासतौर पर डेली टाइम फ्रेम में जब मार्केट कंसोलिडेशन में आती है, रेंज बाउंड हो जाती है, विप सॉ दिखा रही होती है, न्यूट्रल हो जाती है, तो उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो ब्रेकआउट करते वक्त जो गैप आता है ना, उसे ब्रेक अवे गैप कहते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर ट्रेंड के आखिर में जब ट्रेंड अपने पीक पर होता है, ट्रेंड जब बिल्कुल आगे की तरफ निकल चुका होता है, आखिर में एक गैप आता है जिसे कहते हैं एग्जॉस्शन गैप। तो एग्जॉस्शन गैप जो है, ये इस बात की निशानी है कि मार्केट जब एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो इसको भी फिर आप अपनी जो ट्रेड है, अपने प्रॉफिट टेकिंग के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो ये जो है दो, और तीसरा है रन अवे गैप। रन अवे जो गैप होता है वो ट्रेंड के दरमियान में आता है। तो ट्रेंड के दरमियान में, अब ट्रेंड के दरमियान में जब रन अवे गैप आया है, उसके बाद फिर मार्केट निकल पड़े उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो ये रन अवे। लेकिन अगर साथ ही मार्केट वापस हो जाए, तो वो फिर रन अवे गैप नहीं, वो एग्जॉस्शन गैप है। तो आप इस तरीके से गैप्स को ट्रेड कर सकते हैं। और खासतौर पर मार्केट की ओपनिंग पर भी एक छोटी सी रेंज होती है, 15 मिनट की रेंज होती है, जो अगर मार्केट गैप के साथ खुली है, अगर मार्केट गैप के साथ ओपन हुई है, तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं कि आप 15 मिनट की रेंज लेकर उस रेंज की ब्रेकआउट पर, गैप के ब्रेकआउट पर नहीं, उस रेंज के ब्रेकआउट पर जो है आप वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये भी एक बड़ी कहावत मशहूर है, मार्केट ने जो गैप दे दिया, अब वो उसे वापस पूरा करने लाजमी आएगी। इसके पीछे मत चलिएगा, हर बार इस तरह नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं होता कि मार्केट अपने गैप को वापस करने लाजमी आती है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि जब भी कोई गैप आ जाए, अब मार्केट उसको वापस कर रहे हैं लाजमी। अगर वो रन अवे गैप हुआ, वो तो ट्रेंड के बीच में आया है, उसको तो मार्केट कभी वापस करने आएगी नहीं। आएगी भी तो बहुत टाइम बाद जाकर आएगी। तो इस चक्कर में अपना कोई नुकसान मत कर दीजिएगा। जी अच्छा अच्छा जी, अगला सवाल है, मैं थोड़ा सा अभी आगे ये सवाल मोहम्मद अवैस कह रहे हैं कि हाउ टू गेट स्टॉक कंपनीज रिलेटेड अफेयर एंड अनाउंसमेंट, और फिर पूछें कि उनकी 5 ईयर की कंपनीज ट्रेडिंग व्यू पे सब अवेलेबल हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आप किसी भी कंपनी में जाए ना,
और थोड़ा सा गूगल की यूट्यूब की हेल्प ले लें, ट्रेडिंग व्यू में सब अवेलेबल होता है, रियल टाइम अनाउंसमेंट, उनकी न्यूज और उसकी जो है ना वो समझ लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब अवेलेबल होती हैं वैसे। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान से कैसे बचाए? इस्लाम कहते हैं, इस्लाम आज फॉरेक्स का टॉपिक नहीं है, आप कल आना रात 8 बजे, मैं आपको कल बताऊंगा, सवाल कल पूछना, आज फॉरेक्स का टॉपिक नहीं है, ठीक है? तो हम फॉरेक्स पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम स्टॉक्स पे ज्यादा बात करेंगे। इसके बाद जुल्फार कहते हैं माय लास्ट क्वेश्चन है कि सही अंदाजा कैसे लगा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में? फिर आपको बता रहा हूँ, आज फॉरेक्स का टॉपिक नहीं है। जुल्फार बाबर, आप अपने सवाल स्टॉक मार्केट तक महदूद रखें, फॉरेक्स के क्वेश्चन करने हैं तो आप जो है वो कल रात 8 बजे का जो प्रोग्राम है वो अटेंड करें, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद कैन जुल्फार बाबर ही पूछे, कैन यू टेल मी वन बेस्ट स्ट्रेटजी इन स्टॉक मार्केट? जी शायान, ये कहते हैं वन बेस्ट स्ट्रेटजी इन स्टॉक मार्केट। जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है सर, मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो है ट्रेंड फॉलोइंग, और ट्रेंड फॉलोइंग में ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट में अगर आपने कोई इंडिकेटर भी यूज करना है तो हमारी सीएमटी में जिस इंडिकेटर को सबसे ज्यादा पजीराई मिली है वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड जो है वो खासतौर पर ब्रेकआउट के लिए और ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो बॉलिंजर बैंड के जो खालिक हैं जॉन बॉलिंजर, वो भी सीएमटी हैं, और उनके भी बड़े जो है ना वो लेक्चर्स हैं अपने ही इंडिकेटर को लेकर। तो जो मेरे ख्याल से जो अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो ट्रेंड फॉलोइंग पर काम कीजिए। अगर आप टेक्निकल्स को देखना चाहते हैं, जरूरी है कि स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग और टेक्निकल्स ही काम करते हैं, आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को जोड़कर हाइब्रिड तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, क्या आपका अपना जो झुकाव है, आपका अपना मिजाज जो है वो टेक्निकल आप मिजाज रखते हैं या आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। बहरहाल फिर भी ट्रेंड फॉलोइंग जो है वही इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। अच्छा, अब हमारा जो सवाल है अब्दुल कयूम का कि ऑप्शंस के ट्रेडिंग के बारे में बता दें, क्या स्टॉक में ऑप्शन का ट्रेडिंग होती है? एक्चुअली सबसे ज्यादा जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक में ही होती है, और मैं खुद करता भी हूँ, ठीक है? स्टॉक ऑप्शंस बहुत बेस्ट होते हैं। इसके बारे में मैं डेफिनेटली अभी आपको पढ़ा तो सकता नहीं, लेकिन ऑप्शंस क्या होते हैं कि ऑप्शंस लाइक इसमें आपको राइट टू बाय और राइट टू बाय होता ही नहीं, आप एक स्पेसिफिक स्पेसिफाइड प्राइस पे आपको राइट मिलता है कि आप बाय कर सको, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें आप यूट्यूब वगैरह की मदद ले सकते हैं। बट डेफिनेटली जो ऑप्शंस होते हैं वो स्टॉक में भी होते हैं, और स्टॉक ऑप्शंस बेस्ट होते हैं। इवन हम जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने खुद किया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मैंने उसको ऑप्शन से भी हेज किया है ना, तो बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है। हेज फंड खास तौर पे वो स्टॉक ऑप्शंस और कमोडिटी ऑप्शंस में ही काम करते हैं। हेज फंड जो काम करते हैं ऑप्शंस मार्केट में करते हैं, और स्टॉक ऑप्शंस उनकी बड़ी बहुत प्रेफरेबल होते हैं स्टॉक ऑप्शंस। मैंने बताया ना कि मैं खुद इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त है कि आप स्टॉक को होल्ड करके और उसके अगेंस्ट फिर आप ऑप्शंस जो है वो क्रिएट करें, प्रीमियम कमा सकते हैं। ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक्स में ऑप्शंस होते हैं, और फिर स्टॉक में नहीं, कमोडिटीज वगैरह में भी होते हैं, बट स्टॉक में ऑप्शंस डेफिनेट होते हैं, और हेज फंड जो है वो इन्हीं ऑप्शंस को यूज कर रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, फुरकान अहमद कहते हैं कल का वेबिनार यूट्यूब पर होगा? नहीं, कल का वेबिनार यूट्यूब पे नहीं होगा, इसके लिए आपको एक्सएम का अकाउंट होल्डर बनना पड़ेगा और उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ताहिर कहते हैं स्टॉक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम यूज करना, स्टॉक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम यूज करना बेहतर रहेगा? आपका सवाल समझ नहीं आया। मेरा टाइम ख्याल है ये कह फ्रेम रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन सा टाइम, स्टॉक ट्रेडिंग कौन सा टाइम? कौन सा टाइम, जी तो मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है तो आपको फिर यूज करना चाहिए D1 डेली टाइम फ्रेम, जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एनालिसिस के लिए आपको W1 की तरफ भी आप जा सकते हैं, बिगर पिक्चर के लिए। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान पूछे शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो क्या फिर हम अकाउंट वॉश हो? ये अकाउंट वॉश आज अकाउंट वॉश पे इतना क्यों कंसंट्रेट किया हुआ है, जबकि हम सिर्फ शेयर कंपनी से मुनाफा बगैर ट्रेडिंग वाला लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी करेंगे ना,
मिसाल के तौर पे आपने कंपनी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो हो गया, वो तो पैसे गए ना आपके। तो स्टॉक में आप पैसे तभी लूज करते हो ये तो कंपनी बिल्कुल मतलब बैंकक्रप्ट हो जाए। तो अगर आपके प्रॉफिट स्टॉक से तो फिर तो आपको कुछ मिलता है, अदरवाइज कॉमन स्टॉक्स में ना कुछ खास नहीं मिलता, ठीक है। और मतलब कुछ भी नहीं मिलता आपको, जीरो हो जाती है। दूसरा कैसे कि आप एक स्टॉक को आपने बहुत हाई प्राइस पे बाय कर लिया, वो स्टॉक मुसलसल लो प्राइस पे चल रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। दो तरीके से आप नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। आपने सारा एक कंपनी में लगा दिया और बैंकक्रप्ट हो गई, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। आपने सारा ऐसी कंपनी में लगाया जिनको टॉप पे खरीदा, लो पे चल रही है, तो आपका अकाउंट ड्रा डाउन में रहेगा, 50, 60, 70, 80 डिपेंड करता है प्राइसेस कितनी है। तो स्टॉक में भी लॉसेस होते हैं। तो यही तो शयान अभी आपको बता रहे हैं कि आपको इसको समझ के करना पड़ता है। मैंने आपको बताया इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है, फिर उनके ये देखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट आएगा, फिर उनके सेक्टर्स को देखना पड़ता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, टेक सेक्टर है, और यू जस्ट नेम इट, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, टोबैको सेक्टर है, कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है और किस साइड में इन्फ्लुएंस हो रहा है, फिर उसके इंडिविजुअल स्टॉक में जाते हैं। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस करने पड़ते हैं आपको ना। मोहम्मद अरफान पूछते हैं स्टॉक मार्केट में मिनिमम कितने टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करनी चाहिए और वेबसाइट भी बता दें जो स्टॉक ट्रेडिंग में हेल्प करें। जी शायन, ये आपका सवाल है कि मिनिमम कितने टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, ये स्ट्रेटजी पर बेस करता है। अगर आपकी ट्रेंड फॉलोइंग है तो फिर तो आपको D1 में ही ट्रेड करना चाहिए। इससे नीचे जो टाइम फ्रेम्स हैं वो फिर स्ट्रेटजी में आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग, और स्विंग ट्रेडिंग मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा स्टॉक्स के लिए। स्विंग जो है वो रेंज बाउंड या स्विंग या कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग जो है वो आपको करनी चाहिए करेंसीज में। जनरली, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली तो मेरा ख्याल है कि टाइम फ्रेम जो है वो D1 ही है ट्रेंड फॉलोइंग के लिए। अच्छा जी। हमजा शफी कहते हैं मैक्सिमम अकाउंट होल्डर, हाउ टू रजिस्टर टुमारो वेबिनार। मैंने लिंक आपको भेज दिया है हमजा शफी, आपको प्राइवेट मैसेज में लिंक भेज दिया है। स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, ताहिर पूछ रहे हैं स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, मेरा सवाल है या बता रहे हैं? शायद थोड़ा इसको हम सवाल एज्यूम करते हैं, क्या क्या स्टॉक ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है? हम इसको क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं। हाँ जी, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि स्विंग ट्रेडिंग आपको स्टॉक्स में करनी चाहिए। स्टॉक्स में स्विंग से मैंने आपको पहले बताया कि स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग स्ट्रेटजी इतनी मैटर नहीं करती जितना वो एनालिस्ट मैटर करता है या वो सिस्टम मैटर करता है। और स्विंग में डिस्क्रेशनरी सिस्टम ज्यादा पावरफुल है, और डिस्क्रेशनरी से मुराद है कि आपकी नजर कितनी तेज है, आपका तजर्बा कितना है, आपका प्राइस एक्शन पर ग्रिप कितनी है, ये स्विंग ट्रेडिंग की डिमांड है। जबकि डिस्क्रेशनरी सिस्टम्स जो है स्टॉक्स में हम उसको अवॉइड करते हैं, और मैकेनिकल सिस्टम्स को हम स्टॉक्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं। फॉरेक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल पूछ रहे हैं, बिल्कुल होती है कुछ, लेकिन बहुत ही लिमिटेड कोई ऑफर करता है ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद फारूक कहते हैं कि थैंक यू सर, बोथ ऑफ यू, सर साजिद एंड सर शायन, मजा आ गया आज, बहुत कुछ सीखने को मिला, जज़ाकल्लाह जनाब। और कोई किसी का क्वेश्चन हो? एक क्वेश्चन हमारे पास यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ। अली बाबा पूछ रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन कोई भी, कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन होता है। डॉलर इज गोइंग टू वीक, देखिए डिपेंड, डॉलर के वीक या स्ट्रॉन्ग होने का फैसला उनका सेंट्रल बैंक करता है, सेंट्रल बैंक के डिसीजन करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के फेजेस नहीं करते, ये बात याद रखना। डॉलर की कमजोरी या ताकत का फैसला सेंट्रल बैंक के फैसले करते हैं। इकोनॉमी के कमजोर या स्ट्रांग होने का या कौन से फेज से गुजर रही है उसका उसका जो इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर आता है, ऑफ कोर्स इंटर रिलेटेड हैं, बट हम उसको ऐसे स्पेसिफिक नहीं कर सकते जी कॉन्ट्रैक्शन में डॉलर गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा ये लाजमी नहीं है, ठीक है। इसके बहुत सारे डिफरेंट इनपुट्स हैं, ठीक है। बट ये समझ लें कि करेंसी की स्ट्रेंथ वीकनेस का फैसला सेंट्रल बैंक के फैसलों से इन्फ्लुएंस होता है, और जो स्टॉक मार्केट का ओवरऑल है वो उस मुल्क की इकोनॉमी से और उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कनेक्ट होता है। मंजूर सैन कहते हैं कैन यू हेल्प अस टू मेक ए पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट स्टॉक व्हिच कैन नॉट बी बैंकरप्ट विद $5,000 अमाउंट। ये तो आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर वाला सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर फाइनेंशियल एडवाइस भी हो जाती है ना,
इसके लिए आपको फिर फाइनेंशियल एडवाइस लेना पड़ेगा। जो पाकिस्तान में भी वो 10-11 करीब एडवाइजरीज हैं, वो आपको बता सकते हैं, या पर्सनल लेवल पे किसी को ज्वाइन करें। एक्सएम के प्लेटफॉर्म से तो मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज ये तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो जाएगा जो मैं ऑथोराइज नहीं हूँ देने के लिए। किसी पर्सनल लेवल पे आप या किसी एडवाइजर से जरूर कह सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट करने में मदद करें, बट एटलीस्ट एक्सएम के प्लेटफॉर्म से हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के हमें लाइसेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, पर्सनल बेस पे तो किसी को भी दे सकता हूँ, बट नॉट फ्रॉम द एक्सएम। अच्छा जी, स्टॉक में माइक्रो लॉट साइज क्यों नहीं होता? ठीक है, शायन का जवाब देंगे, स्टॉक में माइक्रो लॉट साइज क्यों नहीं होता? देखिए, अगर शेयर्स, अगर हम शेयर्स की बात करें तो उसमें जो यूनिट है वो तो शेयर होता है। शेयर्स ट्रेडिंग में तो जो यूनिट है वो तो शेयर्स का यूनिट होता है। हाँ, अगर आप सीएफडीज की बात करते हैं तो सीएफडीज जब आप ट्रेड करते हैं तो उसमें फिर जो ना वो लॉट साइज आप यूज कर सकते हैं, कम और ज्यादा उसको बढ़ा और कम आप कर सकते हैं सीएफडीज में। अच्छा जी, मोहम्मद अली पर कहते हैं सर मेरा क्वेश्चन भी ले लें सर। शैन से क्वेश्चन है कि वो रंग बिरंगी स्ट्रेटजीज के बारे में क्या कहेंगे, जैसे एसएमसी आईसीटी जिनका ये दावा होता है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस इज जस्ट रिटेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जी शायन, मोहम्मद अली एक बड़े सवाल पूछा है, आप जरा बता सकते हैं? अच्छा, क्या कहते हैं जी कि रंग बिरंगी स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहेंगे, जैसे एसएमसी आईसीटी जिनका ये दावा होता है ये ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस जस्ट रिटेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। नहीं, आप यकीन माने कि जो हेज फंड्स हैं, हेज फंड्स जो हैं वो भी यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। हेज फंड्स जो हैं इस जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग है वो भी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो यूज करते हैं। लेकिन रंग बिरंगी स्ट्रेटजीज जो है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो अब एक मिसाल है कि जैसे ना एक जिस तरीके से बॉलिंजर बैंड है, अगर हम बॉलिंजर बैंड के सिंपल ब्रेकआउट सिस्टम को लें, जैसे वो ब्रेकआउट करता है आप बाय कर लें, जब वो ब्रेकआउट उसका मिडिल तक मुझे सेल करना है, अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करें तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप आरएसआई की स्ट्रेटजी को ले लें, आरएसआई 70 पे गया, आपने सेल कर दी, 30 पे आपने बाय कर ली, अगर आप इसको बैक टेस्ट करें आपको कभी फायदा नहीं होगा। अगर आप सिंपली ले लें कि जब मुझे डोजी नजर आ गया, कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ गया, मैंने सेल कर दी, मैंने बाय कर दी, अगर आप इनको सिंपली बैक टेस्ट करेंगे आपको कभी फायदा नहीं होगा। फायदा आपको कब होता है? यही स्ट्रेटजी, सेम स्ट्रेटजीज जब इनमें आप एज डालते हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डालते हैं, तो ये रंग लेकर आती हैं और वो होती है किसी ठोस बुनियाद पर, ठोस फलसफे पर। पहले आपकी स्ट्रेटजी किसी ठोस फलसफे पर होती है जिसमें एज होता है। अब जिस तरीके से सेशन ट्रेडिंग है, सेशन ट्रेडिंग होती है, जैसे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बिल्कुल ओपनिंग पर ट्रेड करना, लंदन सेशन में यूरो वर्सेस यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड या न्यूयॉर्क में गोल्ड नैस्डैक को ट्रेड करना, ये इसके अंदर जो एज है वो एज ये है कि इन सेशंस के शुरू होते ही मार्केट किसी ना किसी एक तरफ को दौड़ पड़ती है। जनरली वो जो एक तरफ को दौड़ पड़ना है और इन स्ट्रेटजी में दोनों तरफ को कवर करके रिएक्टिव ट्रेडिंग करना, ये इसका एज है। तो आपको देखना पड़ेगा कोई भी जो स्ट्रेटजी है उसमें एज क्या है। तो फिर कोई रंग बिरंगी, आप रंग बिरंगी चीजों के पीछे मत जाइए, किसी भी स्ट्रेटजी के पीछे मत जाइए। आप सबसे पहले नोट कीजिए उसका एज क्या है। एज कैसे मालूम होगा? उसकी बैक टेस्टिंग करने से। बैक टेस्टिंग करने के बाद उसका प्रॉफिट फैक्टर 2.0 से लेकर 7.0 के दरमियान में हो। 2.0 पर जनरली वो रहता है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो कम से कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स पर वो एप्लीकेबल हो। और ज्यादा से ज्यादा कुछ स्ट्रेटजी वो डिमांड करती है कि 1000 ट्रेड्स पर उनको परखा गया हो, फिर जाकर हम ये कहते हैं कि हाँ ये स्ट्रेटजी अब काम करेगी। तो आपको ये अप्रोच आपको रखनी चाहिए। जी, मोहम्मद अवैस का एक सवाल है कि स्टॉक्स मूव्स इनवर्सली टू करेंसी और नॉट यूजुअली इन्वर्स होते हैं, यूजुअली बट नॉट ऑल द टाइम, बिकॉज द रीजन इज कि जैसे यूएस की स्टॉक मार्केट जो गिर रही है वो यूएस की इकोनॉमी की कॉन्ट्रैक्शन फेज की वजह से गिरेगी, और जो डॉलर गिरेगा वो सेंट्रल बैंक के फैसलों की वजह से, क्योंकि वो अब पिवट कर रहे हैं। तो वो समटाइम्स दोनों भी साथ गिर सकते हैं, बट अगेन जैसे मैंने कहा ना कि दोनों चीजें मिल रही है, लेकिन लाजमी नहीं है
मोस्टली जो है वो करेंसी मार्केट जो कैश मार्केट है वो स्टॉक के इन्वर्स होती है। बिल्कुल सही कहा। एमटी5 में कौन से स्टॉक ट्रेड करना बेस्ट है? 1000 स्टॉक्स हैं, उसमें आप देखें जो सबसे बेस्ट ट्रेंडिंग कर रहे हैं वो बेस्ट हैं। ताहिर कहते हैं थैंक्स सर, साजिद आप सर शयान, बहुत कुछ आज सीखने को मिला, बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज का जो हमारा वेबिनार है वो यहाँ पर एंड होता है। सवाल भी तकरीबन सारे कंप्लीट हो गए। शयान अब बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। कुछ आखिरी 30 सेकंड में अगर कुछ करना चाहें, बताना चाहें जी। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप जहां पर फॉरेक्स करेंसीज और फ्यूचर्स कमोडिटीज या फिर आप क्रिप्टो की तरफ भी बहुत, हमारा जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्रिप्टोस की तरफ भी बहुत ज्यादा गई है, उनको अब शेयर्स ट्रेडिंग की तरफ, इंटरनेशनल या यूएस जो शेयर्स ट्रेडिंग है उसकी तरफ भी आना चाहिए, उसकी तरफ भी देखना चाहिए। ये एक ऐसी मार्केट है जिसको पाकिस्तानी जो अवाम है वो ये समझ के ये पता नहीं कैसी होगी, इसमें पता नहीं किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा नहीं करेगा। आप यकीन मानिए सबसे बेहतरीन जो टेक्निकल एनालिसिस है वो स्टॉक्स में ही काम करता है, बेहतरीन काम करता है। मेरा आपको ये कहना होगा कि आपको स्टॉक्स की तरफ आना चाहिए, और एक्सिम जो है वो आपको स्टॉक्स के सीएफडीज भी प्रोवाइड करता है, यूएस जो स्टॉक इंडिसेस हैं उनके सीएफडीज भी आपको प्रोवाइड करता है, और आपको शेयर्स ट्रेडिंग भी आपको ऑफर करता है। $10,000 से आप अपना शेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा आखिरी पैगाम ये होगा कि आपको शेयर्स की तरफ आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका ये प्रोग्राम अटेंड करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा इल्म मिला होगा। YouTube पर ये वेबिनार हमारा जो है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। और सबका अगेन शुक्रिया के साथ अल्लाह हाफिज। अपना अल्लाह माइक हाफिज। और कैमरा प्लीज ऑफ कर दीजिएगा।